एनीवे आप लोगों को सबको मालूम होगा जैसे कि अभी मंकी पॉक्स को घोषित किया है डब्ल्यूएचओ ने इंटरनेशनल पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी ऑफ इंटरनेशनल कंसर्न। तो अभी सवाल जो आज का सवाल है कि ये क्या पैंडेमिक है, तो इसका जवाब मैं एक्चुअली डेटा के साथ देता हूँ, आंकड़े के साथ देता हूँ, क्योंकि ये बिगर कोई डेटा के साथ ये फिर ओपिनियन हो जाता है, पोलराइज हो जाता है कि आप बोलते हैं ये कोई कॉन्स्पिरेसी थ्योरी आ जाता है, फिर डब्ल्यूएचओ अपना ये देता है, फिर मिस इन्फॉर्मेशन आ जाता है। तो हम जो डेटा पेश करेंगे वो पब्लिक डोमेन में है और उससे खुद ही एक कॉमन सेंस लगाया जा सकता है कि क्या ये इतना बड़ा इमरजेंसी है कि बाकी सब बीमारियों को हम भूल जाए, जिस बीमारियों से रोज बच्चे मर रहे हैं, रोज एडल्ट्स मर रहे हैं डेवलपिंग कंट्रीज में, उसको भूल के क्या हम खाली मंकी पॉक्स के ऊपर प्रायोरिटी देंगे? ये सब सवाल हम पूछ सकते हैं, डब्ल्यूएचओ से भी पूछ सकते हैं, अपने पॉलिसी मेकर्स से भी पूछ सकते हैं। तो आंकड़े ऐसे हैं कि अभी जैसे क्यों ऐसा किया, पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी क्यों डिक्लेयर किया? कांगो में बहुत केसेस हो रहे हैं मंकी पॉक्स के। ये एक उन्होंने ये एक बेसिस पे, एक कोई कंट्री है कांगो, वहां पे बहुत केसेस हो रहे हैं मंकी पॉक्स में। और ये भी जानना सबको जरूरी है कि मंकी पॉक्स कोई नया वायरस नहीं है। जैसे कहते हैं ना नोवेल वायरस, नोवेल कोरोना वायरस, पहले कभी एक्सपोजर नहीं हुआ तो बहुत घातक हो सकता है। तो ये जो वायरस है इसके बारे में मैं थोड़ा बैकग्राउंड भी बताऊंगा कि ये कितना पुराना वायरस है और ये इसका जो आविष्कार हुआ इस वायरस का, ये भी काफी रहस्यमय है, काफी इसके ऊपर भी अनआंसर्ड क्वेश्चंस काफी है। तो अभी जो कांगो, अभी आपको याद होगा 2022 को भी डब्ल्यूएचओ ने इसको पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी ऑफ इंटरनेशनल कंसर्न घोषित किया था। यूरोप और अमेरिका में बहुत सारे केसेस हो रहे थे 2022 को, और उस टाइम उन्होंने कहा था कि ये क्लेड 2 से है। तो उस टाइम तो 2022 को डिक्लेयर करके जुलाई में शायद, और फिर एक साल बाद उन्होंने फिर उसको विड्रॉ कर लिया। तो अभी क्या कह रहे हैं कि अभी पब्लिक इमेजिनेशन में है कि भाई ठीक है मंकी पॉक्स का तो अपने आप सेल्फ लिमिटिंग है। तो अभी लोग ये क्या कह रहे हैं कि क्लेड 1 दूसरा वेरिएंट से हो रहा है जो कि ज्यादा एग्रेसिव है, ये इनका कहना है डब्ल्यूएचओ का। पर इसको अगर हमको कंटेक्स्ट में देखना चाहिए कि ये क्लेड 1 क्या होता है। क्लेड 1 कांगो में पाए जाते हैं और क्लेड 2 वेस्टर्न अफ्रीका में पाए जाते हैं। और जो अकॉर्डिंग टू द मोर्टेलिटी रेट, मोर्बिडिटी रेट, क्लेड 1 को ज्यादा कहते हैं कि ज्यादा लीथल है। पर ये नहीं देखते हैं कि कांगो बहुत ही मोस्ट अंडर डेवलप्ड कंट्री के इसमें आता है और वहां पे बच्चे स्टारवेशन से मरते हैं। उन लोग छोटे छोटे जानवर होते हैं जंगलों में, जो स्क्विरल्स, गिलहरी जिसको कहते हैं, उसमें मंकी पॉक्स उससे ट्रांसमिट होता है। वो उनको हंट करते खाते भी हैं। तो उधर ऑलरेडी जो बच्चे मैलनरिस्ट है उन बच्चों में हमेशा होता रहता है मंकी पॉक्स, एंडेमिक है वहां पे। और वहां पे बिकॉज ऑफ दी अदर कंडीशंस, कोमोबिडिटीज बच्चों में हो सकता है डेथ रेट ज्यादा है। इसके ऊपर ज्यादा रिसर्च नहीं किया है क्योंकि ये अफ्रीका में होता है, इन लोग इतना नहीं इसको शोध किया है। तो उसको अगर हम अभी जैसे कांगो के जो स्ट्रेन है वो कहीं एक दो कंट्री में पाए गए हैं। फ्रांस, स्वीडन में पाया गया था एक केस, पाकिस्तान में 3-4 केस मिले हैं। अब ये 3-4 केस मिले हैं पर उसको ऐसा नहीं कि कोई ऐसे डेथ हुए हैं कांगो के बाहर। तो अभी ये जो आंकड़े पेश कर रहे हैं वो कह रहे हैं कि अभी 14,000 केसेस हुए हैं और उसमें से 524 डेथ हुए थे। तो 3.7% डेथ रेट बता रहे हैं। 14,000 केस ये कांगो के बता रहे हैं, ऑल ओवर वर्ल्ड के नहीं बता रहे। कांगो में 14,000 केसेस में 500 डेथ हुए हैं और उसका इन्फेक्शन फेटेलिटी रेट 3.7 ऐसे कैलकुलेट किया है। और कह रहे हैं कि कांगो का ही बता रहे हैं, बच्चे जो है 70% जो केसेस है वो बच्चों में है और 85% डेथ जो है वो बच्चों में हो रहा है। 85% बच्चों में डेथ हो रहा है, 70% केसेस बच्चों में हो रहा है। और इसीलिए अभी आप देखेंगे मीडिया बता रहे हैं कि ये क्लेड इतना खतरनाक है और ये बच्चे को अटैक करता है। तो ऐसा एक इंप्रेशन दिया जाता है कि अगर ये कांगो के बाहर फैलेगा तो पीडियाट्रिक ग्रुप विल बी अफेक्टेड फर्स्ट और उनमें ज्यादा है। पर ये एक प्रकार से डिसइंफॉर्मेशन है क्योंकि कांगो में हमेशा बच्चों में ही होता है, क्योंकि छोटे
एक तो मैंने बताया कि बहुत ही गरीब देश है और ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में 179 रैंक है आउट ऑफ 193 कंट्रीज। और इसमें हमेशा कांगो में कई सदियों से, कई डिकेड से पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी चल रहा है। बहुत अनस्टेबल कंट्री है, बहुत पुअर सोशियो इकोनॉमिक कंट्री है और इसके 6 लाख रिफ्यूजीज, इसके कांगो के आजू बाजू कंट्रीज में 6 लाख रिफ्यूजी रह रहे हैं। और आपको मालूम है रिफ्यूजी कितने खराब हालत में रहते हैं। ये कह रहे हैं ना कांगो से नेबरिंग कंट्रीज में भी स्प्रेड हो रहा है। कांगो के रिफ्यूजीज है वहां पे, दे आर लिविंग इन इनह्यूमन कंडीशंस। और उनमें अगर कोई बीमारी का अगर आप निकाल के एक्स्ट्रापोलेट करो कि दुनिया में महामारी फैल जाएगा, ये गलत है। 2 मिलियन चिल्ड्रन स्टारवेशन फेस कर रहे हैं कांगो में। 2 मिलियन चिल्ड्रन आर फेसिंग स्टारवेशन और वुमेन एंड चिल्ड्रन रिसोर्ट टू हंटिंग रोडेंट्स फॉर फूड। वो मैंने जैसे बताया कि इतना वहाँ खाने का भुखमरी है कि ये छोटे छोटे, और ये वायरस जो है वो ट्रांसमिशन छोटे जानवरों से होता है। गिलहरी जैसे जानवर है या रोडेंट्स है, चूहे, उस टाइप के जानवर को इन लोग फ्लैश कार्कस को हैंडल करते हैं, उनमें इन्फेक्शन हो जाता है। और जब क्यों वो कार्कस को ये कर रहे हैं, छोटे जानवरों को क्यों ये कर रहे हैं, क्योंकि उनको खाने को नहीं है। तो ऑलरेडी दे आर अंडरनरिश्ड चिल्ड्रन, तो उनमें कोई भी इन्फेक्शन होगा उसका मोर्टेलिटी ज्यादा होगा। अब ऐसे स्थिति को आप बाहर जनरलाइज नहीं कर सकते हो, तो ये हमको हमेशा मद्देनजर रखना चाहिए। और इसमें जैसे मैंने बताया, एक केस स्वीडन में हुआ एडल्ट में, कोई वो सब ट्रैवल हिस्ट्री दे रहे हैं पाकिस्तान में, और इन केसेस में आपस में कोई कोरिलेशन नहीं है। और मीडिया में ऑलरेडी आने लगे हैं कि डेडली मंकी पॉक्स, डेडली एम पॉक्स। अब मंकी पॉक्स को भी उन्होंने एम पॉक्स कर दिया है और कह रहे हैं कि ये स्मॉल पॉक्स के फैमिली का है, जिससे लोगों के दिमाग में स्मॉल पॉक्स बैठा हुआ है, वो सोचेंगे कि ये दूसरा स्मॉल पॉक्स है और डेडली वर्ड यूज कर रहे हैं। ये भी गलत है। तो ये प्रोपेगेंडा से पब्लिक पैनिक, और इसको मैं जैसे बताया कि दूसरा डेटा और देता हूं मैं कि बाहर अफ्रीका के बाहर कैसे बिहेव करते हैं। अभी चिल्ड्रन ऑफ कांगो और पुअर अफ्रीकन नेशंस, वायरस में एक्सपोजर भी ज्यादा होगा क्योंकि वहां पे एंडेमिक है वाइल्ड लाइफ में, और मेलन्यूट्रिशन है, और कॉलेरा एंड और दूसरे मलेरिया उससे ज्यादा जाने जाती है। हजारों बच्चे रोज मर जाते हैं कॉलेरा से और मलेरिया से कांगो में। अब मंकी पॉक्स भी कांगो में भी दूसरी बीमारियां बच्चों में ज्यादा घातक है, कोई नहीं उसकी बात कर रहा है। और हेल्थ सर्विसेज बहुत पुअर है, वहां पे कोई हेल्थ सर्विसेज नहीं है कांगो में, बहुत ही खराब कंडीशन में है। और इसीलिए क्लेड 1 कांगो में पाए जाते हैं। तो हमेशा एक रेपुटेशन हो गया है कि मंकी पॉक्स का जो वेरिएंट कांगो का है वो ज्यादा लीथल है। पर हम एक चीज नजरअंदाज कर रहे हैं, खाली जो डिजीज का आउटकम है खाली वायरस के ऊपर डिपेंड नहीं करता, अपने होस्ट रेजिस्टेंस के ऊपर, होस्ट इम्यूनिटी के ऊपर भी डिपेंड करता है, होस्ट फैक्टर्स में भी डिपेंड करता है। तो हमारा जो ओवरऑल हेल्थ खराब है तो उसमें मोर्टेलिटी ज्यादा होगा। अभी जैसे किया था, अभी 3.7 बच्चों में है मोर्टेलिटी, इसको अभी एक्स्ट्रापोलेट करके दूसरे कंट्रीज में फैलेगा और इतने बच्चे ये हो जाएंगे, ऐसे मॉडल बनाएंगे। ऑलरेडी मैं कहीं पढ़ रहा था कि बना चुके हैं मॉडल, इतने मिलियन डेथ्स हो जाएंगे मंकी पॉक्स से। ये कुछ मॉडल्स, जैसे आपको याद होगा कोविड में क्या किया था, उन्हें इटाली में डेथ्स हुए थे, 80 इयर्स एवरेज एज था जो डेथ हुए थे कोविड से, उसका मॉडल बना दिया 5% 10% डेथ रेट, और उसको एक्स्ट्रापोलेट करके पूरा महामारी में बहुत ज्यादा खतरा है पूरे दुनिया में, ऐसे कर दिया। तो ऐसा नहीं होता है, हर कंट्री का अलग ये होता है, उसको एज ग्रुप अलग होता है। उधर एल्डरली से चालू किया था मॉडल बनाना, यहाँ बच्चों से चालू करेंगे। तो ये सब हमको क्वेश्चन करना है, जब भी कुछ बनाए तो हमको पूछना पड़ेगा कि दूसरे कंट्री का भी है क्या। तो हाई फेटेलिटी, तो नेटिव कांगो में भी जो मंकी पॉक्स हो रहे हैं फार लेसर देन अदर एंडेमिक डिजीज। डेथ फ्रॉम दूसरे बीमारी जैसे मैंने बोला मलेरिया, डायरिया से ज्यादा डेथ्स हो रहे हैं बिकॉज ऑफ पुअर लिविंग कंडीशंस एंड सीवियर मेलन्यूट्रिशन। हमारे देश में भी रोज 2000 बच्चे मर रहे हैं बिकॉज ऑफ मेलन्यूट्रिशन, डायरिया एंड, तो हमारे डेली 2000 बच्चे हमारे देश में भी मरते हैं, कोई बात नहीं कर रहा है। 1-2 केस आ गया है, इधर आ गया पाकिस्तान में, हम अभी ऐसे अलर्ट हो रहा है, चारों तरफ मीटिंग हो रहा है। तो ये सब हम पब्लिक हेल्थ जो है एज ए एपिडेमियोलॉजिस्ट हमको देखना है कि कौन से बीमारी से ज्यादा डेथ हो रहा है। तो ये मंकी पॉक्स कोई रैंकिंग में कहीं आता ही नहीं है, हमारे देश में आता है, यहाँ तक कि कांगो में भी नहीं आता है। तो अभी दूसरी बात है, जैसे मैंने कहा था कि मंकी पॉक्स का एम पॉक्स कर दिया, अब उसको स्मॉल पॉक्स से कंपेयर कर रहे हैं, कह रहे हैं उसी फैमिली का है, बेशक उसी फैमिली का है,
पर मंकी पॉक्स को स्मॉल पॉक्स के साथ आप कंपेयर नहीं कर सकते। स्मॉल पॉक्स का सही में बहुत हाई फर्टिलिटी रेट था, 30% था, और आपको मालूम है स्कार्स हो जाते थे और अंधे हो जाते थे लोग, बड़े बड़े स्कार्स। और अभी भी वो डिस्टॉर्ट करके ऐसे फोटोज दिखा रहे हैं मंकी पॉक्स के कि जो कि शायद मंकी पॉक्स के फोटो नहीं है। लोगों के दिमाग में फिर वो स्मॉल पॉक्स आएगा, वो सोचेंगे कि है स्कार हो जाएगा हमारा। तो मंकी पॉक्स पूरा रिकवर हो जाते हैं, कोई स्कार नहीं रहता है। और अभी जो मंकी पॉक्स जो दूसरे कंट्रीज में आए थे, जैसे यूरोप में आए थे, इसके लीजन्स भी बहुत कम है, पूरे बॉडी में नहीं है, खाली जेनाइटल्स के आजू बाजू या लोकलाइज्ड है। तो जो कॉन्गो में जो चारों तरफ रैसेस है, दूसरे कंट्रीज का ऐसा पिक्चर नहीं है, क्योंकि मैं जैसे बताया इम्यूनिटी वाली भी बात होती है। तो अभी मंकी पॉक्स को आप स्मॉल पॉक्स एक ही फैमिली में है, पर स्मॉल पॉक्स को मंकी पॉक्स को स्मॉल पॉक्स से कंपेयर करना है गांधी और हिटलर को कंपेयर करने वाली बात है। दूसरी बात है, एक फैमिली में कई भाई होते हैं, सबका नहीं अच्छा नेचर होता है, तो ये जरूरी नहीं है कि उसी फैमिली का है। हालांकि ये बहुत माइल्ड है मंकी पॉक्स, ये एक फैमिली के कई ऐसे पॉक्स वायरसेस है। एक है मंकी पॉक्स बहुत माइल्ड है, और एक काउ पॉक्स बहुत माइल्ड होता था। आपको याद होगा एडवर्ड जेनर ने जो वैक्सीन बनाया था, काउपॉक्स बहुत माइल्ड था, तो उसका उसने लीजन लिया था फ्लूइड, और उससे उसने वैक्सीन बनाया था कि स्मॉल पॉक्स को प्रोटेक्ट करेगा। और अभी हम उल्टा कर रहे हैं, हम एक हल्का बीमारी है मंकी पॉक्स और काउपॉक्स जैसा, अभी हम जो वैक्सीन बनाए हैं वो स्मॉल पॉक्स वैक्सीन को अडेप्ट करके मंकी पॉक्स के लिए ये बनाए हैं। और ये जबकि वो बहुत माइल्ड बीमारी है, अभी हम सीवियर डिजीज का मॉडिफाई करके उससे वैक्सीन बना रहे हैं, उल्टा काम कर रहे हैं। और आपको अगर शायद मालूम हो, स्मॉल पॉक्स वैक्सीन का सबसे ज्यादा एडवर्स इवेंट्स होता था। तो वो ठीक है, एक समय जब स्मॉल पॉक्स था उसमें बहुत ज्यादा 30-40% मोर्टेलिटी रेट था, तो एक प्रकार हम जस्टिफाई कर सकते हैं कि ठीक है थोड़ा सा रिस्क हम वैक्सीन। पर अभी जब मंकी पॉक्स का बहुत ही सेल्फ लिमिटिंग डिजीज है, इसका मैं आगे के आंकड़े बताऊंगा, दूसरे कंट्रीज में है, और अभी तक कोई डेथ नहीं है आउटसाइड कॉन्गो। एंड चिल्ड्रन के जो डेथ बताते हैं उसके ऊपर भी पूरा पूछना चाहिए कि किस टाइप के बच्चों में डेथ हो रहा है कोमोबिलिटीज वाले के साथ। तो उसमें अभी मंकी पॉक्स जैसे माइल्ड बीमारी के लिए तो स्मॉल पॉक्स वैक्सीन मॉडिफाई करने का, और कहीं यहाँ तक कि इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन के लिए भी उन्होंने रेडी करके रखे हैं सब डॉक्यूमेंट्स। तो इसमें कोई इमरजेंसी है कि नहीं ये देखना है। हमारे 2000 बच्चे हमारे देश में मरते हैं, वो ज्यादा इमरजेंसी है। हमारे देश में 1400 लोग रोज ट्यूबरकुलोसिस से मर जाते हैं, वो बड़ा इमरजेंसी है। और आपको मालूम होगा या नहीं मालूम होगा, पिछले कुछ महीने पहले 3-4 महीने तक टीबी ड्रग्स स्टॉक आउट हो गया था इंडिया में। टीबी की एंटी ट्यूबरकुलोसिस ड्रग्स 3-4 महीने मरीजों को नहीं मिल रहा था गवर्नमेंट सप्लाई से, जो एक्चुअली मिलना चाहिए, गरीब लोग को ही होता है। और इंटरप्ट हो जाएगा, ड्रॉप आउट हो जाएगा। किसी को कोई इसमें मीडिया न्यूज नहीं है कि टीबी ड्रग्स नहीं है, ये मेरे पास पूरा इसका रेफरेंस है। और उस टाइम कोई हेल्थ मिनिस्ट्री ने मीटिंग नहीं किया, इमरजेंसी प्राइम मिनिस्टर ने मीटिंग नहीं किया, क्योंकि टीबी से 1400 लोग हमारे यहाँ डेली मर रहे हैं आज के तारीख में, यंग लोग मर रहे हैं। और टीबी अगर 3 महीने अगर ट्रीटमेंट इंटरप्ट हो जाएगा तो वो ड्रग रेजिस्टेंस टीबी हो जाता है, वो आपको भी हो सकता है, हमको भी हो सकता है। तो उसके बारे में कोई नहीं सोच रहा है। मंकी पॉक्स जो कि इतनी इजिली फैलता नहीं है पर्सन टू पर्सन, उसके लिए अभी इतना बड़ा आपने इमरजेंसी किया। अभी वैक्सीन मैन्युफैक्चरर लोगों ने अपना वैक्सीन बनाना चालू कर दिया, और टीबी ड्रग्स शॉर्ट सप्लाई में उसका कोई ने बात नहीं किया। तो अभी दूसरा एक चीज है कि अभी ये वायरस कहाँ से आया, ये भी है, क्योंकि ये वायरस नया वायरस नहीं है। अभी लोगों को ऐसा मीडिया करते हैं डेडली मंकी पॉक्स जैसे कि बहुत ही, ये वायरस सबसे पहले 1958 में कोपेनहेगन में डेनमार्क में एक प्रयोगशाला में लैब में आइसोलेट हुआ था। आप सोचिएगा, कोपेनहेगन यूरोप, मंकी पॉक्स कहाँ पे बोलते हैं कि अफ्रीका में होता है, और आइसोलेट कहाँ हो रहा है, लैब में हो रहा है। उसके पहले किसी ने नाम नहीं सुना था। और लैब में एक मंकी सिंगापुर से इंपोर्ट किया था, मंकी मैकाकू मंकी, वो मंकी में आइसोलेट हुआ वायरस। कोई दूसरे वायरस का रिसर्च हो रहा था। किस वायरस का रिसर्च हो रहा था? पोलियो वायरस का रिसर्च कर रहे थे साइंटिस्ट। पोलियो वायरस रिसर्च करते करते एक्सीडेंटली इनको मंकी में वायरस मिला, जो इसको उन्होंने नया वायरस बताया और उसको मंकी पॉक्स नाम दे दिया। इसमें बहुत सारे मिस्ट्रीज है। एक्चुअली रियल लाइफ में, रियल हैबिटेट में मंकीज में बहुत कम आइसोलेटेड है। मंकीज आर वेरी रेयरली इन्फेक्टेड बाय मंकी पॉक्स। लैब में कैसे मंकी में हो गया?
और वो भी लैब और कहीं से आ रहा था, जो कि एंडेमिक कंट्री से, जो मंकी दूसरे कहीं से आ रहा था, जो कि जहाँ मंकी पॉक्स नहीं है, सिंगापुर से आ रहा था, उस टाइम नहीं था। और पोलियो वायरस का रिसर्च हो रहा था। तो अभी ये 1958 का है। अब पता नहीं क्या हो रहा है दुनिया में, लैब में क्या कोई रिसर्च हो रहा, कोई वुहान में लैब में क्या हो रहा था उस टाइम। फिर क्या हुआ, 58 के बाद किसी ने उसका नाम नहीं सुना, मंकी पॉक्स के बारे में देयर वाज नो मेंशन फॉर 2-3 डिकेड्स तक। फिर 1970s में 20 साल बीत गए, किसी ने मंकी पॉक्स के बारे में जिक्र नहीं किया। 1970 में जब स्मॉल पॉक्स वाज ऑन द वर्ज ऑफ इरेडिकेशन, तो हर आखिरी केस को ढूंढ रहे थे स्मॉल पॉक्स का। हाउस टू सर्वे ऑल ओवर दी वर्ल्ड चल रहा था। तो जब WHO के जो वर्कर्स गए थे अफ्रीका में, कॉन्गो में और कुछ वेस्टर्न अफ्रीकन कंट्रीज में, जब हाउस टू हाउस सर्च किया, उनको ऐसे पॉक्स वाले मिले पेशेंट्स। उनको पहले सोचा शायद ये स्मॉल पॉक्स है, पर उन्होंने जब उसका एक्चुअल डिटेल स्टडी किया, लैब स्टडी किया, तो पता चला नहीं, ये स्मॉल पॉक्स वायरस नहीं है, ये मंकी पॉक्स है। तो आप सोचिए 20 साल का इंटरवल था 1970s में, उसके बाद किसी को कोई ये नहीं था, फिक्र नहीं था। और वो सेल्फ लिमिटिंग डिजीज था, हार्डली कोई, जैसे जीरो मोर्टेलिटी था वेस्टर्न अफ्रीकन कंट्रीज में। और जैसे मैंने कहा, कॉन्गो का हमेशा बुरा हाल रहा, कॉन्गो में थोड़ा हाई था, हाईएस्ट कहीं कहीं पॉकेट्स में 5%, 10% था, पर वो जैसे बताया कि दूसरे बीमारियां भी थे। तो इसके बाद किसी को मंकी पॉक्स के बारे में कोई सीरियसली नहीं लिया, क्योंकि हो रहा है अफ्रीका में, हो रहा, जाने दो। और अपने आप वो सेल्फ लिमिटिंग ही था। अगर न्यूट्रिशन अच्छे थे बच्चे के, ये थे, उनको भी कुछ नहीं होता था, रिकवर कर जाते थे। तो फिर क्या किया उन्होंने, और स्टडीज किए कि इसका नेचुरल रिजर्वायर क्या है। जैसे मैंने बताया, मंकीज में बहुत मंकीज को टेस्ट किया एंटीबॉडीज के लिए, कहीं नहीं मिला, बहुत कम, एक आध एक्सीडेंटल, जैसे ह्यूमन में एक्सीडेंटल हो जाता है वैसे एक्सीडेंटल मंकी में मिले। तो उनको मिले मैक्सिमम आइडेंटिफाई हुए छोटे छोटे जानवरों में, स्क्विरल्स, गिलहरी, फिर प्रेरी डॉग्स, छोटे छोटे डॉग नाम है पर वो चूहे जैसे बड़े होते, थोड़ा रोडेंट्स जैसे होते हैं, एलिफेंट्स, छोटे छोटे जानवर अफ्रीका में जंगल में बहुत है, उनमें मिले। और उसके बाद अफ्रीका के बाहर ये करीब ज्यादा केसेस नहीं हुए थे। फिर 2003 में कुछ केसेस अमेरिका में हुए थे। उसके बाद पता चला कि वो इंपोर्ट किए थे, कि छोटे एनिमल्स बाय ट्रेड एंड इंपोर्ट से हुए थे, और कुछ ज्यादा कोई मोर्टेलिटी वगैरह नहीं था, कुछ केसेस हुए थे। और 1970s में WHO फिर मंकी पॉक्स इन 2003, जैसे मैं बता रहा था, मंकी पॉक्स इंसानों में अमेरिका में पाए गए थे। और वो प्रेरी डॉग, स्मॉल रोडेंट्स, प्रेरी डॉग अफ्रीका से इंपोर्ट हुए थे। डॉग नाम है पर वो चूहे जैसा जानवर होता है। अफ्रीका स्मॉल मैमल्स इंपोर्टेड एज पेट्स, गैम्बियन रैट, रोप स्क्विरल, डोरमाउस, तो ऐसे कुछ ट्रेड होते थे एनिमल्स में, उससे कुछ यूएसए में आ गए थे। तो उसमें भी कोई ज्यादा ऐसा कुछ ऐसा नहीं है कि फैल गया। अभी देखिए, बहुत 50 साल से ये वायरस है, या अभी 65 साल हो गए हैं, 65 साल ये वायरस कुछ नहीं किया, अचानक अभी क्या हो गया कि इतना ये हो जाएगा। तो सबसे बड़ा आउटब्रेक, जैसे सबको मालूम है, आउटसाइड अफ्रीका 2022 में हुए थे। 2022 में क्या हुए थे, करीब 99,508, करीब 1 लाख केस, 1 लाख केसेस हुए थे यूरोप के 122 कंट्रीज में। और 1 लाख केसेस में डेथ्स कितने हुए थे, 200 डेथ हुए थे। तो इसका इन्फेक्शन फेटेलिटी रेट 0.18 तक आता है, 0.18%। और ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है, ये केस फेटेलिटी रेट 0.18 आता है। और सबसे बड़ा इंटरेस्टिंग चीज क्या है कि ये आम आदमियों में नहीं हुए थे, ये हुए थे, मेजोरिटी केसेस थे करीब 42%, 31 to 40 ईयर्स में हुए थे मेल्स में। और 99.5%, माने पूरे 99% लोग मेल्स में हुए थे, वुमेन में नहीं हुए थे। ये जो मैं पिछले 2022 का आउटब्रेक का बता रहा हूँ। ओनली 10% नीडेड हॉस्पिटलाइजेशन, इनमें से खाली 90% माइल्ड थे, उनको अस्पताल में भर्ती की भी जरूरत नहीं थी। एंड 0.04% को आईसीयू एडमिशन की जरूरत पड़ी थी। एंड
50% लोग जो थे, 43 to 50% लोग HIV पॉजिटिव थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, HIV पॉजिटिव है। नॉर्मल पर्सन में नहीं हुआ था। जो 1 लाख केसेस हुए थे उसमें से 50,000 केसेस करीब HIV पॉजिटिव थे। हाफ हैड हिस्ट्री ऑफ अदर सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। ओनली 0.33% वर हेल्थ केयर वर्कर्स। हेल्थ केयर वर्कर्स में ओनली 0.33% हेल्थ केयर वर्कर्स अफेक्टेड थे। तो ये क्या कहते हैं, इतना फैलता नहीं है पर्सन टू पर्सन। और अफ्रीका में भी जो स्टडीज किए हैं, जो एक्चुअल सेंटर ऑफ मंकी पॉक्स है, वहां पे भी उनका सेकेंडरी अटैक रेट 10% से ज्यादा नहीं है। मतलब 10 फैमिली में 10 लोग हैं, एक को होगा तो वो एक ही को 10 में से एक ही को इन्फेक्ट करेगा, बाकी 9 को नहीं करेगा। तो अगर इतना कम इन्फेक्शन फेटेलिटी रेट है तो उसका पैंडेमिक पोटेंशियल हो ही नहीं सकता है। पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी कैसे हो सकता है कि जिसके दूसरे इसको इतना इन्फेक्ट नहीं कर रहा है? क्योंकि इसका ट्रांसमिशन 2 ही तरीके से है। एक तो आप डायरेक्ट हैंडल कर रहे हो, स्मॉल एनिमल्स को काट पीट रहे हो। दूसरा आप इंटीमेट सेक्स या बॉडी फ्लूइड कर रहे हो। कहते हैं अभी रेस्पिरेटरी रूट से हो सकता है, पर रेस्पिरेटरी रूट इतना इफेक्टिव नहीं है। इतना इफेक्टिव होता तो सेकेंडरी अटैक रेट खाली 10% नहीं होता है। ऑलरेडी लोग मास्क पहन के घूमने लगे हैं, पता नहीं। यूके का डेटा बहुत डिटेल्ड है 2022 का। उसमें पता चला कि जो मंकी पॉक्स केसेस हुए थे 97% वो होमोसेक्सुअल गे पर्सन में, गे सेक्स में। और उस टाइम क्या हुआ था, यूरोप में कई जगह, स्पेन में गे प्राइड परेड हुआ था। तो उसमें काफी जगह से, पूरे यूरोप से लोग आए थे। 54% हैड हिस्ट्री ऑफ अदर सेक्सुअली ट्रांसमिटेड एंड 31.8%, मतलब 1/3 क्या थे, दे हैड 10 और मोर सेक्सुअल पार्टनर्स। 10 से ज्यादा पार्टनर इन लास्ट 3 मंथ्स। अभी ऐसे अगर जिंदगी जियोगे तो फिर रिस्क बड़ा बढ़ जाएगा ना। पर यह आम आदमी तो ऐसा नहीं करता ना, 10 सेक्स पार्टनर कहाँ होता है, वो भी गे सेक्स। मतलब ये सब कॉमन मैन कहाँ आता है, फिट होता है। और अगर आपको बचाना भी है, अगर आउटसाइड अफ्रीका इट इज अ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, तो हमारे जो हाई रिस्क ग्रुप है, जो HIV पेशेंट है, ऑलरेडी HIV में ऐसे ही करते थे, उनको कॉन्डोम यूज के बारे में बताओ, उनको सेफ सेक्स के बारे में बताओ। कि आप आम आदमी को क्यों डरा रहे हो? और एक और बहुत ही मिस्टीरियस चीज है, ये जो 2022 में जो आउटब्रेक हुए थे, ये देखिए, अगर कोई भी बीमारी जिसको हम कहते हैं कम्युनिकेबल डिजीज है, जिसका पैंडेमिक पोटेंशियल है, एक इंसान से दूसरे इंसान में फैलेगा, फैमिली में फैलेगा, फिर मोहल्ले में फैलेगा, फिर इंटरस्टेट जाएगा, फिर एक कंट्री से दूसरे कंट्री जाएगा। तो एक प्रकार का सीक्वेंस होगा। जैसे अभी ठीक है, कोविड में भी हुआ था, चाइना से हुआ, अभी थाईलैंड, फिर इटाली में हो गया, फिर यूरोप में, ट्रेवल रूट्स में। अब ये जो हुए थे 2022 के जो इतने केसेस हुए थे, ये इकट्ठे कई यूरोपियन कंट्रीज में हो गए। मतलब अभी इकट्ठे ऊपर कैसे आएंगे? पहले एक कंट्री दूसरे कंट्री का नहीं, इकट्ठे हो रहे हैं सब यूरोपियन कंट्री में। और एक और बहुत ही मिस्टीरियस चीज है, ये जितने भी यूरोपियन कंट्रीज में ज्यादा केसेस हुए थे, दे वर वेरी हाईली वैक्सीनेटेड विथ कोविड वैक्सीन। 1 बूस्टर 2 बूस्टर तक लगे थे। तो जितना हाईली वैक्सीनेटेड कंट्री थे, वहां पे मंकी पॉक्स केसेस ज्यादा हुए थे। और इंडिया में करीब 30 केसेस हुए थे, कोई डेथ नहीं हुआ था 2022 में। 30 केस में कोई डेथ नहीं। ये डेडली पता नहीं किस बेसिस पे कह रहे हैं। और जो हाईली वैक्सीनेटेड कंट्रीज में केसेस ज्यादा थे, हालांकि वहां भी डेथ बहुत कम हुए थे। 1 लाख में 200 डेथ हुए थे, उनमें भी कई लोग, आधे से ज्यादा HIV थे। HIV में ऐसे ही इम्यूनिटी कम हो जाता। फिर मेजोरिटी वर हाईली वैक्सीनेटेड कंट्रीज। तो ये एक, इसको भी शोध करना चाहिए कि क्या, जैसे आपको मालूम होगा, रिपोर्ट्स भी है, थोड़े बहुत डॉक्यूमेंटेड भी है कि कोविड वैक्सीनेशन का वन ऑफ द साइड इफेक्ट इज जो लेटेंट चिकन पॉक्स होता है, हर्पिस जोस्टर केसेस बढ़ जाते हैं। तो कुछ इम्यून एग्जॉशन या इससे इम्यूनिटी में ज्यादा डोजेस देने से थोड़ा इम्यून डिप्रेशन होता है, एग्जॉशन होता है, IG4 एंटीबॉडीज होता है, उससे जो लेटेंट इन्फेक्शंस इमर्ज हो जाते हैं। तो अभी ये 2-3 चीजें कई साइंटिस्ट कहते हैं कि या तो ये आइदर लेटेंट इन्फेक्शन मंकी पॉक्स पहले से हो, जो होमोसेक्सुअल हो वो उभर गया हो। दूसरा हो कि जो हर्पिस जोस्टर के भी जो लीजन्स होते हैं, वो भी मंकी पॉक्स को रिजेंबल करते हैं, वेसिकल फिल। और जैसे मैंने कहा था, जो क्लासिकल मंकी पॉक्स है, वो जो अफ्रीका में हो रहा है, वो पूरा उस टाइप के रीजन नहीं हो रहे, लोकलाइज हो रहे हैं। और जो हर्पिस जोस्टर का भी लोकलाइज रैसेस रहते हैं।
तो इसके ऊपर कोई बात नहीं कर रहा कोई। तो ये मतलब ये मिस्टीरियस है कि अगर हमारे जमाने में पहले फील्ड एपिडेमिक होता तो हम पूरा ट्रेस करते थे। अगर कोई उस हिसाब से हम देखेंगे तो ये जो 2022 का जो यूरोप में आउटब्रेक हुआ था वो फिट नहीं हो रहा है पैटर्न में, इकट्ठे सब कंट्री में कैसे हो रहा है, पर इसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा है। अभी इसको देखते हुए हमारा प्रिवेंटिव स्ट्रेटेजी क्या होना चाहिए, जो चिल्ड्रन में है नेटिव अफ्रीका में एपिडेमियोलॉजी के बेस पे इज अ डिफरेंट एपिडेमियोलॉजी। अफ्रीका के बाद इसका एपिडेमियोलॉजी डिफरेंट है। जो वेस्ट का जो डेटा है वो कहता है कि ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज जैसा है, और सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज तो हमारे साथ कई सालों से है। HIV इतना खतरनाक बीमारी है, उसके लिए हम डील करते हैं ना, हम हाई रिस्क ग्रुप को एडुकेट करते हैं सेफ सेक्स में, नीडल एक्सचेंज प्रोग्राम नहीं होना चाहिए, तो उसको करेंगे तो मंकी पॉक्स का कोई खतरा ही नहीं है। और दूसरा है प्रिवेंटिव स्ट्रेटेजी क्या होना चाहिए, जो बेचारे गरीबी हटाओ कॉन्गो से, जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंप्रूव करोगे, सैनिटेशन करोगे, तो वो बेचारे वो जानवर को हंटिंग कर रहे छोटे वो करना बंद कर देंगे, तो दे एक्सपोजर टू मंकी पॉक्स के लिए, एंड उनका रेजिस्टेंस बढ़ाओ, मेलन्यूट्रिशन एलिमिनेट करो, डायरिया कंट्रोल करो। अगर इतना ही फिक्र है WHO को, तो कॉन्गो के बच्चे के लिए जो अभी कह रहे हैं ना वैक्सीन पूरा वो भेजेंगे वहां कॉन्गो में, तो वैक्सीन की जगह दे शुड गिव द एड फॉर न्यूट्रिशन, फॉर इम्प्रूविंग द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, ओवरऑल हेल्थ। उससे कई डिजीजेस बच जाएंगे। अब एक एक करके कैसे आप करोगे, और वैक्सीन का हमको मालूम भी नहीं एफिकेसी क्या है। अभी तो रिपर्पस करके स्मॉल पॉक्स वैक्सीन को आप मंकी पॉक्स में दे रहे हैं, साइड इफेक्ट ऑलरेडी स्मॉल पॉक्स वैक्सीन का ज्यादा होता है। तो उनके जानवर वगैरह है जो बिहेवियर है वहां पे वो उसके ऊपर प्रिवेंशन करना चाहिए, उससे ज्यादा फायदा होगा। तो ये सब अगर जानते हुए हमारे पॉलिसी मेकर और हमारे लोगों को पैनिक नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम तो जानवर नहीं हंट कर रहे जाके जंगलों में, और ना ही हमारे पास 10 पार्टनर्स है। अगर जिनके ऐसी प्रवृत्ति है 10 पार्टनर्स को, उनको एडुकेट करो। प्रमोशन ऑफ कॉन्डोम, सेफ सेक्स, अवॉइडेंस ऑफ मल्टीपल सेक्स पार्टनर्स, स्क्रीनिंग ऑफ ब्लड डोनर्स को स्क्रीन कर लो। ऑल प्रैक्टिसेस जो हम HIV एड्स के लिए करते हैं, सो दिस शुड कंट्रोल इट। अ सेल्फ लिमिटिंग डिजीज, जीरो मोर्टेलिटी इन द हेल्दी में जीरो मोर्टेलिटी है। अगर कोई बोलता है तो उससे डेटा मांगो कि जो डेथ हो रहा है उसका पूरा डिटेल दीजिए, ऑटोप्सी रिपोर्ट भी दीजिए कि क्या मंकी पॉक्स ही है। ये इसके कुछ लोगों ने ऐसा, कुछ ऑर्गेनाइजेशन ने मांगा है उनसे। और WHO और CDC रिकमेंडेशन क्या कर रहा है, ये सब जो एपिडेमियोलॉजी एंड डेटा है इसको पूरा नजरअंदाज कर रहा है। और खाली दो ही फोकस है। फोकस क्या है, एक तरफ वायरस है, एक तरफ वैक्सीन है, और बीच का जो है उसका कोई शोध नहीं हो रहा। बीच का डिजीज पैटर्न क्या है, उसका नेचुरल कोर्स है, कहाँ पाया जा रहा है, किस लोगों में हो रहा है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो खाली एक तरफ वैक्सीन वायरस को डिटेक्ट करेगा, दूसरी तरफ वो वैक्सीन, वायरस को भी वो कई बार उसका म्यूटेशन होगा और फिर कई बार वैक्सीन ये होंगे, और बीच का गड्ढा है ये। तो ये अभी आजकल ये जो नया ट्रेंड है ये कॉस्ट इफेक्टिव नहीं है। वैक्सीन कितना ये है और उसका कितना, एक एक अभी अफ्रीका में तो बहुत वायरस है, सब जगह वायरस है, एनिमल में वायरस है, तो हर दिन कोई नया वायरस, क्योंकि माइक्रोबायोलॉजिस्ट को भी है नया कोई आविष्कार, तो वो नया वायरस, फिर वो नया वैक्सीन, ऐसे तो फिर कोई एंड नहीं है। हमको हजारों वैक्सीन लगाने पड़ेंगे, हजारों से ज्यादा ही वायरस मिल जाएंगे अगर अच्छे से ढूंढे तो। अभी ये भी तो छिपा हुआ था ना, 70 साल से ये पड़ा था, 65 साल से मंकी पॉक्स वायरस पड़ा हुआ था। अभी क्या हो गया कि अचानक इतना, ऐसे 50 साल से जो पड़े हैं अपने बिल्कुल कब्र खोद के आप उसको निकाल रहे हो, ऐसे कई वायरस आप निकाल सकते हो। तो WHO का ऐसे आज के तारीख में फिर भी थोड़ा पोजीशन पेपर में कहता है कि वैक्सीन किसको लगाना चाहिए, हेल्थ वर्कर्स हाई रिस्क है, जबकि एक्चुअल डेटा में हेल्थ वर्कर्स का 0.33% है। हाई रिस्क नहीं है, डेटा नहीं बता रहा है, पर चलो हेल्थ वर्कर को बता दिया उन्होंने। मैन हु हैव सेक्स विथ मैन, अब मैन जो सेक्स करता है उसको पकड़ के ठीक है वो भी मान लेते हैं, चलो दे दो। पीपल विथ मल्टीपल सेक्स पार्टनर, चलो, और सेक्स वर्कर्स, तो ठीक है, यहाँ तक सीमित रहे तो ठीक है, पर यहाँ तक अगर सीमित रहेंगे तो कितने परसेंट लोग होमोसेक्सुअल होते, 10% भी ले लो, सेक्स वर्कर 10% ले लो, तो कितनी वैक्सीन की जरूरत पड़ेगी, बहुत कम वैक्सीन की जरूरत पड़ेगी। मान लिया कि, पर ये कहता है कि
मास के लिए मास वैक्सीनेशन डब्ल्यूएचओ अभी नहीं करता है, पर दूसरा मैसेज दे रहा है डब्ल्यूएचओ, मैं बताऊंगा, और जो मीडिया उसको क्या कर रहा है। हाउएवर मीडिया हाइप क्या कहता है, स्पीड लिमिट तोड़ के कहता है हेडलाइन इंक्लूड वैक्सीन टू कम्बैट द मंकी पॉक्स आउटब्रेक टेकिंग डब्ल्यूएचओ कंटेक्स्ट आउट ऑफ कंटेक्स्ट। मीडिया रिपोर्ट हेडलाइन 2-3 महीने पढ़ा, वो कहता है कि अभी वैक्सीन को हम ये करना है, प्रोडक्शन बढ़ाना है, और डब्ल्यूएचओ ने भी ऐसा स्टेटमेंट दिया। देखिए, कंट्राडिक्टिंग इटसेल्फ, डब्ल्यूएचओ क्या कहता है, अर्ज द वैक्सीन मैन्युफैक्चरर्स टू स्केल अप वैक्सीन प्रोडक्शन। एक तरफ बोल रहा है मासेस को नहीं दे रहा, दूसरी तरफ मैन्युफैक्चरर को क्या बोल रहा है, स्केल अप वैक्सीन प्रोडक्शन सो दैट वी हैव एक्सेस टू, 2 बार बोला, मेनी मोर वैक्सीन। सिमिलरली वाइल द करंट सीडीसी गाइडलाइन, अमेरिका का सीडीसी, हमारा भी सीडीसी है पर हम फॉलो अमेरिका वाले करते हैं, while the current CDC guidelines are on the same lines, media hype, Newsweek में क्या include vaccines as a major tool to combat the monkeypox threat. WHO कुछ कह रहा है, गाइडलाइन में कुछ कह रहा है, पर स्टेटमेंट में कह रहा है वैक्सीन मैन्युफैक्चरर्स को कि आप वैक्सीन प्रोडक्शन स्केल अप कर दो सो दैट मेनी वैक्सीन अवेलेबल। तो वो गलत ये दे रहे हैं ना आप। अच्छा, अभी बायोटेक, डैनिश बायोटेक, बावेरियन नॉर्डिक विच मेक्स द मंकी पॉक्स वैक्सीन, 50% शेयर बढ़ गए इसके। अभी शेयर जब बढ़ जाते हैं मीडिया ड्रिवन इससे, तो आपके कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ जाते हैं, कई लोग के शेयर रहते हैं और मीडिया को भी मिलता है शेयर से शायद कुछ। द ग्लोबल वैक्सीन ग्रुप गावी का मालूम होगा, गेट्स फाउंडेशन का, हैज सेट असाइड $500 million मोर to procure monkeypox vaccine. Gates Foundation, गावी, $500 million कॉन्गो में वैक्सीन भेजने के लिए रखा है। दिस वैक्सीन फंड कहां से आया है, ये रिपर्पस किया कि कोविड-19 पैसा इकट्ठा किया था, जो कि पूरे वर्ल्ड गवर्नमेंट ने डोनेट किया था कोविड वैक्सीन के लिए, वो पैसा बच गया है, अब उसको मंकी पॉक्स वैक्सीन है, मैंने पैसा खर्चा ही करना है, वो हमारा भी पैसा होगा उसमें, हमारे गवर्नमेंट ने भी दिया होगा गावी को। ड्रग डेवलपर रैली अराउंड टू प्रोड्यूस 3 million डोजेज ऑफ वैक्सीन बनाएंगे 2024 में, और 10 million डोजेज 2025 में बनाने का टारगेट है। मतलब 3 महीने, अभी 2025 में भी वो बता रहे हैं कि हाँ वो तब तक तो और बढ़ जाएगा। एंड द टारगेट ग्रुप, सबसे चिंता वाली बात है जो वैक्सीन मैन्युफैक्चरर्स बोल रहे हैं या मीडिया बोल रहा है, टारगेट ग्रुप क्या रहेगा, पुशिंग वैक्सीन एडोलेसेंट्स एंड चिल्ड्रन। ये सबसे खतरनाक ये है इनका जो दिशा है, क्योंकि मैं बताया कि डेटा लिया आपने कॉन्गो से, वहां बच्चे मर रहे हैं, हाइप कर रहे हैं कि बाकी जगह भी बच्चे खतरे में। अरे यार, हमारे आपके बच्चे कहाँ जंगल में जाते हैं यार, घर में ओवरवेट हो रहे हैं यहाँ पे खा के। तो ये ऐसा करके वो अभी प्रमोशन कर रहे हैं भैया। यूएचओ, हम कंसर्न है, यूएचओ का न्यूज़लेटर में दिया था कि हमको रिसर्च और इन्वेस्टमेंट हमको करना चाहिए कि वो नेचुरल उसका क्या है, हिस्ट्री है, कौन इफेक्ट हो रहा है, सेल्फ लिमिटिंग है, एक्चुअल आंकड़े कलेक्ट करो। तो कॉन्गो का भी कंडीशन अगर अच्छा करोगे, खाने पीने का या उसका स्टेबिलिटी, मलेरिया कॉलेरा कंट्रोल करोगे, तो वहां भी डेथ्स नहीं होंगे। हाई रेट ऑफ मंकीपॉक्स डेथ इन चिल्ड्रन, पैनिक कर रहा है दूसरे देश में, उसको लेके आप आंकड़े को आप दूसरे जगह एक्स्ट्रापोलेट कर रहे हो। द प्रेजेंट स्मॉल पर, अच्छा एक मैं बता रहा था कि कुछ लोगों ने इसके ऊपर चैलेंज किया है डब्ल्यूएचओ को। साउथ अफ्रीका वैक्सीन इंजरी मेडिको लीगल ग्रुप है, एक वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने अपना पोजीशन बताया है ऑन रोल आउट ऑफ मंकीपॉक्स वैक्सीन। उन्होंने कहा है कि वो अफ्रीकन सीडीसी ने भी डिक्लेयर कर दिया इसको, क्योंकि अफ्रीकन सीडीसी भी डब्ल्यूएचओ अपने उनको भी मिलते रहते ग्रांट, और उन्होंने चैलेंज किया है अफ्रीकन सीडीसी और डब्ल्यूएचओ डिक्लेरेशन ऑफ ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी। वो कहा है कि ये गलत डिक्लेरेशन है, और उन्होंने ये भी कहा है कि मंकी पॉक्स अपने आप ठीक हो जाता है मोस्टली, अगर ओवरऑल हेल्थ अच्छा हो तो उसमें अगर ओवरऑल हेल्थ अच्छा इंप्रूव करने का टारगेट होना चाहिए, न कि वैक्सीन। दे स्ट्रांगली ऑब्जेक्ट
बेस्ड ऑन साइंटिफिक एविडेंस टू इमरजेंसी। मैं कहा ना, जैसे इमरजेंसी यूज के डॉक्यूमेंट्स तैयार है, इमरजेंसी यूज होते हैं। उन्होंने बड़ा अपना स्ट्रॉन्ग ऑब्जेक्शन पेश किया है कि इसमें कोई साइंटिफिक एविडेंस नहीं है कि इसको इमरजेंसी रोल आउट किसको करें, रीपर्पोज स्मॉलपॉक्स वैक्सीन और एनी प्रोपोज मंकी पॉक्स वैक्सीन टू द पीपल ऑफ अफ्रीका। इवन अफ्रीका में उन्होंने अपोज किया है कि ऐसा इमरजेंसी रोल आउट की जरूरत नहीं है। द क्वेश्चन द ऑथेंटिसिटी ऑफ नंबर ऑफ, उन्होंने ये भी क्वेश्चन किया, जैसे मैं क्वेश्चन कर रहा था, उन्होंने क्वेश्चन किया है कि नंबर ऑफ डेथ्स के ऊपर उसका फिर से छानबीन करना चाहिए कि क्या वो डेटा सही है एज रिपोर्टेड अनलेस इट कैन बी वेरीफाइड थ्रू ऑटोप्सी। ऑटोप्सी हुए क्या, जैसे कई लोग रोज, हमारे देश में भी 2000 बच्चे रोज मरते हैं और कांगो में भी कई बच्चे मरते हैं, इतने मिलियन बच्चे हैं। अब वो हर डेथ में अगर आप वायरस निकाल के बोलो कि ये मंकी पॉक्स डेथ है, तो आप कभी भी आंकड़े को बढ़ा सकते हो। तो उन्होंने चैलेंज किया है कि इसका पूरा होना चाहिए छानबीन। और वो जनता को चेतावनी देती है, ये जो ग्रुप है अफ्रीका मेडिको लीगल ग्रुप है, रिस्क ऑफ टेकिंग एनी वैक्सीन, हर वैक्सीन में रिस्क होता है, इंक्लूडिंग डोज फॉर मंकी पॉक्स। इफेक्टिवनेस एंड सेफ्टी अभी तक किसी को पता नहीं है, क्योंकि आज तक किसी ने दिया नहीं। तो अभी आपने लेवल 1 ट्रायल में भी नहीं उसका सेफ्टी है। और स्मॉल पॉक्स वैक्सीन पहले यूज होता था, उसको आप मंकी पॉक्स के लिए दे रहे हैं। और मैंने जैसे कहा था, स्मॉल पॉक्स वैक्सीन का साइड इफेक्ट दूसरे वैक्सीन से ज्यादा थे, पर डिजीज खतरनाक था बोल के चलो ठीक है, उस टाइम थोड़ा जस्टिफिकेशन हो सकता है, पर आज के तारीख में मंकी पॉक्स के लिए बड़ा सोच वाली बात है ये। और अर्ज द पब्लिक टू एक्सरसाइज द इनहेरेंट ह्यूमन राइट्स, वो कहते हैं कि अपना ह्यूमन राइट्स को ये कीजिए एंड कंसेंट न दे जो इंटरवेंशन में आपको कुछ शक हो, और इसमें काफी शक है। और कुछ इंडियन एक्सपर्ट ने भी WHO को ये जो डिक्लेयर किया उसको भी चैलेंज किया है। थोड़े दिन पहले पूना मिरर में भी आया था हमारा स्टेटमेंट, और अच्छा है वो पत्रकार ने थोड़ा साहस बताया, नहीं तो वो कई बार स्टेटमेंट लेते हैं और छापते नहीं है। और हमने कहा भी था पत्रकार को कि स्टेटमेंट तो आप ले रहे हो पर आप छापोगे नहीं। और इसके अलावा हमारे यहाँ चिंता की बात है, इंडिया में ऑलरेडी पॉलिसी मेकर्स ओवरड्राइव में चले गए, और कुछ सेलिब्रिटी डॉक्टर्स जो है, वो सेलिब्रिटी डॉक्टर्स भी अपने अपने स्टेटमेंट देने लगे। मैं 2 दिन पहले ही पेपर में पढ़ रहा था कि कुछ डॉक्टर्स ने बोला है कि मैं बताता हूँ कि मैं अभी ये पुराना मेरे पास था, मैं 1 मिनट, तो सेलिब्रिटी डॉक्टर्स भी अभी स्टेटमेंट दे रहे हैं। और अभी हमने अपने न्यूज़लेटर में थोड़ा इंडियन पोजीशन भी बताना जरूरी है, मैं अभी थोड़ा बताता हूँ आपको। तो जो सेलिब्रिटी डॉक्टर्स ऑलरेडी स्टेटमेंट दे रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि ये पोर्शन बहुत इम्पोर्टेंट है। मैं तो वो क्या है कि अभी मीटिंग हुआ होगा, आपको मालूम है कि ये जो प्राइम मिनिस्टर का जो PMO ऑफिस में मीटिंग हुआ था, चीफ सेक्रेटरी का, उसके अलावा आपका हेल्थ मिनिस्टर का मीटिंग हुआ था, और मीटिंग में बोला कि सब रेडी रहेंगे। और जो हमारे वैक्सीन मैन्युफैक्चरर है आधार पूना वाला, उन्होंने भी अनाउंस किया है कि उनका वैक्सीन रेडी हो जाएगा जल्दी। तो ये सब बड़ा चिंता वाली बातें हैं कुछ। तो मैं अभी आपको बताता हूँ इंडियन पोजीशन पूरा। मैं अभी मिनिमम वेपन इंडियन पोजीशन कहाँ दिया मैंने, और जो कुछ एक्सपर्ट्स आए थे, कुछ सेलिब्रिटी डॉक्टर्स, उन्होंने बताया था कि वैक्सीन को स्केल अप करना चाहिए और वैक्सीन शुड बी रेडी। और ये मेरे को मिल गया, अभी मिल गया। मैं इंडियन पोजीशन बताता हूँ, मैं इंडियन रिएक्शन क्या है। ये हाँ, रिव्यू मीटिंग का काफी पब्लिसिटी हुआ है न्यूज़पेपर में कि हाईएस्ट लेवल मीटिंग हुआ था। और जैसे मैंने कहा, टीबी ड्रग्स नहीं मिल रहे, उसका कोई ने रिव्यू नहीं किया। इंडियन हेल्थ मिनिस्ट्री एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्वेश्चनिंग नहीं किया। उन्होंने मीटिंग में WHO ने किस बेसिस पे, हमारे जो एक्सपर्ट्स ने स्टेटमेंट दिया है कि WHO के, हमारे इंडियन एक्सपर्ट्स ने जो स्टेटमेंट दिया है उसको नहीं क्वेश्चन किया, उसके बेस पे WHO को नहीं क्वेश्चन किया। उन्होंने मान लिया कि
जो डिक्लेरेशन ऑफ पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी है वो टोइंग द लाइन, एंड मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर कंडक्टेड अ डिटेल्ड रिव्यू with senior bureaucrats ministry and spell out measures alerting all airports. एयरपोर्ट्स में स्क्रीनिंग होगा। अभी मंकी पॉक्स का जो इंक्यूबेशन पीरियड है, इन्फेक्शन होने के बाद सिम्टम आने 2 हफ्ते का गैप होता है, तो एयरपोर्ट स्क्रीनिंग में क्या फायदा होगा? 2 हफ्ते तक वो नॉर्मल रहेगा, इन्फेक्शन कैरी भी करेगा, निकल जाएगा एयरपोर्ट से, तो ये इसका कोई साइंटिफिक ये तो नहीं लग रहा है। सी पोर्ट्स एंड बॉर्डर स्टेपिंग अप टेस्टिंग लेबोरेटरीज, अभी सब जगह लेबोरेटरीज बनाएंगे, डिटेक्टिंग आइसोलेशन मैनेजिंग केसेज एंड सो ऑन। अभी लैब में अब ऐसा कोई चीज को आप टेस्ट करोगे जिसका कि सेल्फ लिमिटिंग है, जिसका मोर्टालिटी नहीं है, तो पैसा खर्चा होता है ना, रिसोर्सेज बढ़ते हैं, और फिर ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ जाते हैं। प्राइम मिनिस्टर ऑफिस ने भी मीटिंग किया था, प्रिंसिपल सेक्रेटरी पीके मिश्रा रिव्यू द प्रिपरेशन फॉर इम्पेंडिंग आउटब्रेक ऑफ मल्टीपॉक्स इन द कंट्री। इम्पेंडिंग आउटब्रेक मतलब मान लिया कि आउटब्रेक तो होना ही है, द प्राइम मिनिस्टर हिमसेल्फ खुद मॉनिटर कर रहे हैं। अब टीबी में रोज 1400 मर रहा है, उसका नहीं कोई मॉनिटर कर रहा, जब दवाइयां नहीं थी, 3 महीने दवाइयां नहीं थी, रिकॉर्ड में है। कई पेशेंट्स ड्रॉप आउट हो जाते हैं, कई ट्रीटमेंट इंटर हो जाते हैं, और ड्रग रेजिस्टेंस टीबी हो जाता है। जानलेवा बीमारी है टीबी। मंकी पॉक्स तो ट्रीटमेंट के बिगर ट्रीटमेंट के भी मान लो 3% भी मोर्टालिटी है, टीबी में ट्रीटमेंट के बाद भी 5% मोर्टालिटी है, मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस का 10% 20% मोर्टालिटी है ट्रीटमेंट के बाद भी। तो अभी पब्लिक हेल्थ में तो सब बीमारियों को देखना है ना हमको। अभी डेंगू में कितने लोग अभी पीड़ित हैं, आपको मालूम होगा, पूना में, बेंगलोर में, दिल्ली में जो रहते हैं, चिकनगुनिया, डेंगू। अभी मेरे को 1 महीना हो गया, मेरा अभी भी जोड़ों में दर्द है, पता नहीं क्या क्या हो गया। चिकनगुनिया जैसा भी है, डेंगू जैसा भी है, इसके ऊपर कोई बात नहीं करता। उधर मंकी पॉक्स अफ्रीका में हो रहा है, इधर हम परेशान हो रहे हैं। अब सेपरेट मीटिंग किया, मॉनिटरिंग मंकी पॉक्स, ये ठीक है, मिनिस्टर तो रूटीन प्रैक्टिस है, ठीक है, पर हमारे जो एक्सपर्ट्स है जो टीवी में आते हैं, उन्होंने कहा क्या, ओवरलुकिंग द मिसमैनेजमेंट ड्यूरिंग द कोविड-19 पैंडेमिक इंक्लूडिंग इनअप्रोप्रिएट मास वैक्सीनेशन। ये एक्सपर्ट क्या कहते हैं, अब द डिमांड फॉर वैक्सीन एंड सिमिलर मेजर्स। जो टीवी में कुछ हेल्थ एक्सपर्ट्स आके बोलते हैं कि हमको, प्राइवेट हॉस्पिटल में क्लिनिशियंस है पर वो एक्सपर्ट बोलते हैं अपने आप को, अब द डिमांड फॉर वैक्सीन एंड सिमिलर मेजर्स which not only failed but proved disasters in the recent pandemic। वो कहते हैं कोविड जैसे मेजर्स पहले से लगाना चाहिए। उनका कहना है कि अगर पहले से हम करते तो कोविड शायद नहीं, पता नहीं। यूएचओ विशेष दैट डॉक्टर को होमवर्क करना चाहिए। नन ऑफ द एक्सपर्ट्स रेज द वॉइस व्हेन एंटी टीबी ड्रग नहीं मिल रहा था, कोई एक्सपर्ट को मालूम नहीं है, अपने कंट्री के प्रॉब्लम्स ही नहीं मालूम है। डब्ल्यूएचओ जो बोलेगा प्रॉब्लम है, उसी को हम अपने को प्रॉब्लम समझेंगे। 1400 लोग मर जाते हैं, और नाइदर द हेल्थ मिनिस्टर नो ब्यूरोक्रेट्स ने कोई टीबी दवाइयां नहीं मिल रही थी, कोई सोचा। सीरम इंस्टीट्यूट ने क्या कहा, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया टेक्स द क्यू एंड अनाउंसेस मंकी पॉक्स वैक्सीन वुड बी रेडी विद इन अ ईयर। 1 साल के अंदर मंकी पॉक्स वैक्सीन तैयार हो जाएगा। कोई ऐसा हो गया कि नया पिक्चर रिलीज हो जाएगा, पिक्चर भी हो जाएगा, वैक्सीन वो भी हो जाएगा। आजकल वही चल रहा है, आजकल साइंस नहीं हो रहा है। Ill-conceived hype by media and experts on the threat of monkeypox have created a fertile ground for the leading vaccine manufacturer Serum Institute to promote their products not based on solid science but hype and high pressure marketing. High pressure marketing चल। Manufacture of the ill-fated Covishield vaccine AstraZeneca का ये भूल गए वो कि उसमें इतना विड्रॉ करना पड़ा। अब वो जा रहे हैं क्या करने, मंकी पॉक्स वैक्सीन बनाएंगे। कोविशील्ड से ब्लड क्लॉट्स और ये तो एस्टेब्लिश हो गया था, दैट मंकी पॉक्स वैक्सीन इज गोइंग टू बी मैन्युफैक्चर्ड सून बाय देम। तो कंक्लूजन में हम यही कहेंगे कि एडवर्ड जेनर भी शायद ऊपर से सोच रहा होगा कि दुनिया कहाँ से कहाँ आ गई है। उसके टाइम 200 साल पहले उसने एक कोई मामूली सा बीमारी, मंकी पॉक्स या काउ पॉक्स, दोनों उसी माइल्ड है, उसका लेके उसने स्मॉल पॉक्स से बचाया था। अभी वो स्मॉल पॉक्स से लेके वो माइल्ड बीमारी से बचा रहा है। तो कितना नाजुक इंसान हो गया है, उसका शायद ऐसा ख्याल होगा अगर उसकी आत्मा ऊपर से देख रही है सब। तो मैं इतना ही मेरे को कहना था कि इतना ही सब मालूम है मंकी पॉक्स के बारे में, और आप लोगों को कुछ ऐड करना है तो मैं यहीं पे मैं खत्म करता हूँ। जी अमिताभ जी, थैंक यू सो मच, आपने बहुत सारी जानकारी दी हमें, तो उसके लिए धन्यवाद। तो कुछ क्वेश्चंस के लिए हम ओपन करेंगे, ऑडियंस को रिक्वेस्ट करेंगे कि वो अपना हैंड रेस करे, अनम्यूट करे। उससे पहले 1-2 प्रश्न मेरा है अमिताभ जी। तो एक तो बहुत लोगों को शायद ये क्वेश्चन है कि मंकी पॉक्स का टेस्ट कैसे होता है,
वो पीसीआर ही होता है, तो वो कोविड टेस्ट और मंकी पॉक्स टेस्ट में क्या फर्क है? और दूसरा, आपने शायद 3% मोर्टेलिटी बताया था, मतलब कोंगो में, तो उस 3% में बच्चों का कितना परसेंटेज है? मतलब सारे क्या बच्चे का है? ये दो प्रश्न अभी है, और मैं ऑडियंस को भी रिक्वेस्ट करेंगे कि वो अपने क्वेश्चन तैयार रखे, तो इसके बाद वो हैंड रेस करे, अपना क्वेश्चन पूछे। जो आपने पहले तो टेस्ट का बताया, टेस्ट का तो ये क्या करते हैं आरटीपीसीआर, तो काफी मुश्किल बात है। उसमें भी देखिए, आप लोगों को सबको मालूम होगा कि आरटीपीसीआर ही करते होंगे, क्योंकि लार्ज स्केल में वही होता है। अदरवाइज टेस्ट वो आरटीपीसीआर को मिसयूज किया जा रहा है, हर चीज में किया जा रहा है। और मैं जैसे अभी कहा था कि पिछले 1 महीने में काफी बीमार था, मतलब 15 दिन तो उतने, इतना मैं शायद 40 साल में इतना मेरे को बुरा हाल नहीं हुआ होगा। मेरे को हाई फीवर आ रहा था रोज, और हर जोड़ों में दर्द हो रहे थे। तो डेंगू जैसा भी लग रहा था, चिकनगुनिया जैसा भी लग रहा था, और पूना में अभी जीका भी चल रहा है। तो मैं जब थोड़ा स्वस्थ हुआ तो मैं गया अपने कॉलेज में, तो जो वायरोलॉजिस्ट है मैंने उससे बात किया, यार कैसे करोगे डिटेक्ट, अभी तो एंटीबॉडी भी नहीं मिल रहा, ये नहीं मिल रहा। मैंने बोला आरटीपीसीआर करोगे क्या? तो वो इधर उधर देखने लगा और हंसने लगा। बोलता सर ऐसा है कि हम आरटीपीसीआर जब करते हैं तो बंद कमरे में करते हैं। हमने बोला भाई बंद कमरे में क्यों करते हो? बोला हम एक ही सैंपल को अगर हम 4 बार टेस्ट करते हैं, चारों बार हमको अलग रिजल्ट आता है आरटीपीसीआर का। तो ये मेरे को अंदर की बात कहा अभी। और अभी फिर उसने किया, मेरा तीनों मेरा नेगेटिव आया। अभी पता नहीं, जीका भी नेगेटिव आया, चिकनगुनिया भी आया, और डेंगू है। कुछ तो हुआ था मेरे को, क्योंकि सिम्टम्स अभी भी मेरे जोड़ों में दर्द है, पूरा चिकनगुनिया जैसा है, तो कह सकता हूँ दावे के साथ, पर उसका कोई टेस्ट नहीं आया। तो अगर मास स्केल में करेंगे तो, और ये जो टेस्ट है ये एक क्लिनिकली कोरिलेट करना चाहिए। आप सिम्टम्स के साथ करोगे तो टेस्ट रिजल्ट ज्यादा है, अब जनरल पॉपुलेशन में करोगे तो उसका टेस्ट रिजल्ट फॉल्स नेगेटिव ज्यादा आता है, जैसे कि कोविड के टाइम में भी देखा होगा। क्योंकि आरटीपीसीआर क्या कहता है कि वो थोड़ा सा भी पार्टिकल होगा, अगर पेशेंट इन्फेक्शियस नहीं है तो ये टेस्ट इतना इजी नहीं है। आई मीन मैं खुद के इससे देख रहा हूँ, तो अभी मंकी पॉक्स भी वायरस है, तो वायरस का जो टेस्ट पहले होते थे, अभी वो रिसर्च पर्पस के लिए होते थे, रिसर्च लैब के लिए होते थे। बाकी वो क्लिनिकली उसको ये करते हैं, क्योंकि मास टेस्टिंग में बहुत कॉस्टली पड़ता है, बहुत ही कॉस्टली है। और इतना अगर अभी जैसे गवर्नमेंट अभी अनाउंस किया है कि वो लैब इंक्रीज करेगा, टेस्टिंग लैब इंक्रीज करेगा, मैं तो कहता हूँ वो खर्चा बहुत व्यर्थ का है। जनरल यूज में एक तो टेस्ट रिजल्ट करेक्ट नहीं आते हैं, और दूसरा है कि ये इसका कोई फायदा नहीं है, कई बार गलत रिजल्ट आते हैं। तो इसका टेस्ट तो वैसे ही करेंगे, आरटीपीसीआर से ही करेंगे ये मंकी पॉक्स का। अदरवाइज क्लिनिकली है या वायरस आइसोलेशन है आपका, जहाँ लीजन्स है वहां से वायरस आइसोलेशन, उसमें भी बहुत हाई टेक्निक रहता है, कोई इजी नहीं है, वो स्पेशलाइज लैब में भी है। तो ये अभी इसको ऐसे कर दिया है कि अभी लैब्स लोग इसको रूटीन बना देते हैं, और एक्चुअल कंफर्मेटरी टेस्ट है वायरस आइसोलेशन फ्रॉम द लीजन। और ये क्या करते हैं, जो रैपिड टेस्ट चालू कर देते हैं आरटीपीसीआर बेस्ड, तो क्योंकि उसमें क्या है कई लैब हमारे ये हो जाते हैं, तो वो एक अलग कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ जाता है, वो कमर्शियल बन जाता है, कमर्शियल किट्स आ जाते हैं। तो ये इसी में हमको सतर्क रहना पड़ेगा कि ये किस टाइप का आगे करते हैं। दूसरा क्या सवाल था कि आपका बच्चों में ज्यादा है? नहीं, बच्चों का आपने जो परसेंटेज बताया था कि 70% 3.7% जो है, इसमें जो कॉन्गो का डेटा है, 85% ऑफ द डेथ्स, इनमें से 3%, 3.7% जो डेथ्स हुए हैं, आप मान लो कैसे 500 डेथ हुए हैं, तो 3.5% कितना होगा? 3.5% 500 में से 300 प्लस डेथ्स होंगे, 300, तो 70%, 85% जो डेथ्स हुए हैं वो बच्चों में हुए हैं। आउट ऑफ टोटल डेथ्स इन कॉन्गो, टोटल डेथ्स करीब 500 कुछ हुए हैं, उसमें से 85% आप ले लीजिए बच्चों में हुए, मतलब 400 डेथ करीब बच्चों में हुए हैं। और वो मैंने बताया कि बच्चों में तो ऐसे ही 2-3 हजार बच्चे रोज हमारे देश में मर जाते हैं, तो कॉन्गो में तो और मरते हैं कि और ज्यादा भूखमरी है। तो अब उसको अगर मंकी पॉक्स हो जाएगा तो उसके लिए वो भी काफी सीरियस हो जाएगा। तो वो ऐसा है। और 70% केसेस भी बच्चों में हुए, क्योंकि बच्चे ज्यादा एक्सपोज होते हैं ये छोटे रोडेंट्स में। राइट। तो अभी मई, जून, जुलाई में कॉन्गो में मास वैक्सीनेशन ड्राइव किया गया था, मीजल्स का, टेटनस का, शायद हुपिंग कॉफ का भी। तो कई जो अभी बच्चों को हो रहा है, क्योंकि टेस्ट का तो हमें कोई भरोसा नहीं है, फॉल्स पॉजिटिव्स भी आते हैं। और तो क्या वो किसी हिसाब से वो वैक्सीन के साइड इफेक्ट्स हैं जो मास वैक्सीनेशन हुआ था कॉन्गो में?
नहीं, मेरे को तो नहीं लगता, क्योंकि जो दूसरे वैक्सीन है उसमें इतना इम्यून सप्रेशन नहीं है जितना कोविड वैक्सीन के एडल्ट्स में है। और कॉन्गो में तो एनवायरमेंटल फैक्टर्स और बिहेवियर फैक्टर्स के लिए है ये। और हो सकता है अब इसके लिए तो कोई रिसर्च नहीं किया है, जैसे वैक्सीन के ऊपर क्या है कि कोई क्वेश्चन नहीं करता वैक्सीन को। तो इसमें अभी वैक्सीन के नंबर ऑफ वैक्सीन भी बढ़ रहे हैं, चाइल्डहुड वैक्सीनेशन, और कुछ घटा नहीं रहे पुराने वैक्सीन। तो इसमें ऊपर जब तक रिसर्च नहीं करेंगे, इम्यून एग्जॉशन बोल के चीज होता है, पर ऐसा कुछ नहीं है सर। मोस्टली इट इज ड्यू टू दी पॉवर्टी एंड मेलन्यूट्रिशन, एंड जितना मेलन्यूट्रिशन होगा उतना वो छोटे रोडेंट्स को हंट करेंगे। तो एक विशियस साइकिल है ये। और दूसरा मे बी कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स, पर वही कह रहे हैं ना, अगर आप इतना वैक्सीन कर रहे हो उसकी जगह अगर उनका न्यूट्रिशन में देखो, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंप्रूव करो, जाकि उनको हंट ना करना पड़े, छोटे एनिमल से दूर रहने के लिए उनको एडुकेट करो, तो उससे आप कई बीमारियों से बचोगे। ये एक एक करके पीस मिल सोल्यूशन नहीं है ये। जी डॉक्टर, तो एक रिलेटेड क्वेश्चन है, मैं ऑडियंस को भी इनवाइट करूंगी, बस ये मेरा आखिरी क्वेश्चन है। तो जैसे टेस्टिंग का हमने बोला कि टेस्टिंग का फॉल्स पॉजिटिव्स आते हैं, रिजल्ट्स रिलायबल नहीं है, तो क्या वो टेस्टिंग के रिजल्ट्स के बेस पे इंडिया में या किसी दूसरे कंट्री में पेंडेमिक डिक्लेयर कर सकते हैं? और दूसरा ये मतलब इससे रिलेटेड यही है कि IHR अमेंडमेंट जो अभी बहुत जल्दी में अडॉप्ट किया गया है, तो उससे इसका क्या मतलब कनेक्शन या कुछ इम्प्लीकेशंस हो सकते हैं कि नहीं? ये अभी अडॉप्ट नहीं किया है IHR, ये अदर वे राउंड है। ये अभी ये मंकी पॉक्स का पैनिक से IHR को पुश कर सकते हैं, क्योंकि 2024 मई में इनका अग्रीमेंट नहीं हुआ। पैंडेमिक ट्रीटी कई कंट्रीज को ऑब्जेक्शन थे और इंटरनेशनल हेल्थ रेगुलेशन डिफर हो गया। पर अगर ये मंकी पॉक्स का ऐसे पैनिक दिखा के वो जितने भी वर्ल्ड गवर्नमेंट्स को है और जो आम पब्लिक है जो मीडिया को सुनती है, दे विल बी सपोर्टिंग द इंटरनेशनल हेल्थ रेगुलेशन। तो इंटरनेशनल हेल्थ रेगुलेशन आएगा तो फिर हम जो ऐसे बातचीत कर रहे हैं वो भी बंद हो जाएगा, क्योंकि उसमें सेंसरशिप भी है। तो वो डिक्लेयर कर देंगे इमरजेंसी, और फिर जो भी करना करते रहेंगे वो। और क्वेश्चन करेंगे तो हमको सेंसरशिप में हमारे को क्वेश्चन बंद कर देंगे। बिगर इसके भी उन्होंने पैंडेमिक के टाइम बंदी कर दिया था, आपका यूट्यूब ब्लॉक कर देते थे। तो ये टेस्टिंग से ज्यादा मेरे को अपना जो लग रहा है कि ये नहीं पुल ऑफ कर पाएंगे, क्योंकि इसमें मंकी पॉक्स में जो सिम्टम्स होते हैं वो आम आदमी समझ जाते हैं, रैसेस वैसेस ये वो। तो अभी एसिम्टोमेटिक केसेस को करेंगे तो गलत होगा वो, और पता नहीं किस दिशा में जाएंगे। पर आई थिंक जो जनरल पब्लिक है दे मे नॉट एक्सेप्ट इट दिस टाइम, बट जो पॉलिसी मेकर्स है और ड्रग कंपनीज है, मार्केटिंग है, मीडिया भी थोड़ा थोड़ा समझने लगा है। कुछ जर्नलिस्ट अभी टर्न अराउंड हो रहे हैं, और लेट अस होप। जी, ऑडियंस से रिक्वेस्ट है वो क्वेश्चन पूछे अपना, किसी को क्वेश्चन है तो अपने आप को अनम्यूट करे और क्वेश्चन पूछे। हाँ जी रविंद्र जी, आप बोल। जी रविंद्र सुनने जी, आप में बोल। ये आ रहा है, जो ये टेलीग्राम का जो CEO था, हाँ, इसको जो है गिरफ्तार कर लिया गया है। यस यस यस। हाँ, आज के इसमें न्यूज में मैं देख रहा था शायद कि टेलीग्राम का कर लिया है, तो मैं बताया हमारी भी गिरफ्तारी हो जाएगी अगर IHR पास हो गया तो। बहुत जल्दी ये लोग जो है अब हमें एक मीडिया प्लेटफॉर्म पे भी नहीं रहने देंगे, तो इसके लिए भी कुछ ऐसा सोचना चाहिए ताकि हमारा कनेक्शन न कटे, नहीं तो हमारी पावर जो एकत्र हुई है ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। डेफिनेटली एक्चुअली इट इज अ इंफॉर्मेशन वॉर, और इंफॉर्मेशन से ही हमको, अभी आप देखिएगा जो भी एक्सपर्ट्स बोल रहे हैं वैक्सीनेशन, और कुछ एक्सपर्ट्स तो ये भी कह रहे हैं कि हमको कोविड जैसे मेजर्स विश्व लाने हैं, उनको कुछ डेटा एविडेंस के साथ नहीं बोल रहे हैं। वो ये बात नहीं कर रहे हैं कि कोविड में जो किया था उससे क्या रुक गया कोविड, वो चाइना से चांदनी चौक पहुंच गया कोविड। तो उसका फिर से आप लॉकडाउन करोगे, फिर से ट्रैवल रिस्ट्रिक्शन करोगे, फिर से बॉर्डर रिस्ट्रिक्शन करोगे, ये धीरे धीरे उसी तरफ कदम बढ़ा रहा है। अभी बॉर्डर टेस्टिंग के बाद बॉर्डर रिस्ट्रिक्शन हो जाता है, दैट विच डिड नॉट वर्क।
तो ये आप जो कह रहे हैं ये ठीक है, ये मीडिया एक हमारे पास वेपन है, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर को इंफॉर्मेशन से हम फाइट कर सकते हैं। तो बिल्कुल ये चिंता वाली बात है। एक्चुअली देन सिटीजन्स को जागृत होना पड़ेगा, एंड अवेकन इंडिया मूवमेंट अच्छा काम कर रहा है। तो ऐसे जैसे फिर अफ्रीका में भी जो ग्रुप मैंने बताया, कोई वैक्सीन इंजरी मेडिको लीगल ग्रुप है जिन्होंने क्वेश्चन किया है, तो ये सब ग्रुप है, और वर्ल्ड काउंसिल फॉर हेल्थ है। तो इनकी आवाज जब तक है तब तक हमको कुछ आशा है, और उसको ही बचा के रखना है। तो अभी तो अच्छा है कि ट्विटर अभी थोड़ा ये हो गया जब से इलॉन मस्क ने लिया है, तो ऐसे करके ही शायद थोड़ा आगे बढ़ पाएंगे हम। जी, बाकी किसी को क्वेश्चन है तो अपने आप को अनम्यूट करें प्लीज। सिमोना जी, मैंने आपको अलाउ किया है, आप पूछ सकती है। वीनस। हाँ जी, नमस्कार जी। नमस्कार नमस्कार सर, मैं ऑस्ट्रेलिया से बात कर रही हूँ, और यस अभी ये डी का क्वेश्चन था कि मंकी पॉक्स का टेस्टिंग कैसे होता होगा ना। तो हाँ हम हाँ लोग बहुत जागरूक फैमिली हैं। 2020 से ही हम लोग जुड़े हुए हैं, आपसे भी जुड़े हुए हैं और ग्रुपों से भी जुड़े हुए हैं। और यहाँ तक कि हमारे भी बड़ा कष्ट का समय आया था जब हम चारों परिवार के सदस्यों ने ये फैसला किया कि हम नहीं लेंगे। हमको काम भी छोड़ना पड़ा। मेरी बेटी तो नर्स एंड मिडवाइफ थी, फिर भी उसने काम छोड़ दिया। हस्बैंड ने भी छोड़ दिया, मैंने छोड़ दिया, बेटे ने भी छोड़ दिया। तो बहुत वो भयानक समय था। तो अभी लास्ट सैटरडे की बात है, आज संडे है और लास्ट सैटरडे की मैं बात बता रही हूँ। मेरा बेटा 25 साल का है, तो उसको प्यूबर्टी पे एक, आप ये समझ लें कि इनग्रोन जैसी कोई फिंसी टाइप हो गया, कुछ हो गया, ठीक है। उसको लगा कि मम्मी को क्या बताना है जैसे, और वो डॉक्टर के पास चला गया। यहाँ पे तो ये सिस्टम है कि आपको पहले एक जीपी के पास जाना पड़ेगा, वो ही डिसाइड करेगा कि अब क्या करना है। उसने क्या किया, उसके ऊपर से एक स्वैब टेस्ट किया, उसको उसी टाइम टेस्ट किया और वो पॉजिटिव आ गया, ठीक है। किस चीज और के लिए वो पॉजिटिव आया? मंकी पॉक्स जी पॉजिटिव आ गया। ये वो लास्ट कैसे आ सैटरडे की, मैं वही तो मैं आपको बता रही हूँ कि गेम देखो आप। वो पूछ रही थी ना डी कि ये कैसे होगा, मतलब हमारे घर में क्या मातम छाया हुआ है कि क्या हुआ। अभी मेरा बच्चा भी सब समझता है, लेकिन वो ट्रैप में फंस गया क्योंकि वो जॉब करता है। और वो उसी टाइम उन्होंने पूछा तुम कहाँ पे रह रही हो, या किसके साथ हो, कि कहाँ पे जॉब करते हो, वो सारा कुछ डिटेल ले ली। और अब उसको बोल दिया कि मंकी पॉक्स पॉजिटिव निकल आया। वो उस जख्म के ऊपर से एक स्वैब लिया बस। अब नहीं, ऐसा नहीं था। पिछली बार क्या हुआ था कि मान लीजिए कि कोई मेरा कोई नोन है, तो 2 नंबरी का काम थोड़ा बहुत यहाँ पे चला था, बहुत कम, 1%। जैसे इंडिया में तो बड़ा इजी था ना कोई सर्टिफिकेट बनवाना कुछ भी, तो यहाँ पे तो पॉसिबल ही नहीं था। तो वो टाइम भी हमने बड़ी मुश्किल से घर बैठ के निकाल लिया। लेकिन अब क्या किया, क्योंकि हम तो चलो बाहर से हैं, हमारे इतने नोन भी नहीं है, हम इतने बीमार भी नहीं होते थे, पर कई लोगों के इन साइड किसी ना किसी की जान पहचान थी, और कईयों ने 2 नंबरी में सर्टिफिकेट बनवाए। अब प्रॉब्लम क्या आई है कि देखो, जब मेरे बेटे का पॉजिटिव आ गया, उसी टाइम उसने ऑस्ट्रेलियन हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को फोन किया कि एक पेशेंट पॉजिटिव हो गया। अब उसको, मेरे बेटे को अब इंस्ट्रक्शन थी कि यू हैव टू गो देयर, और वो डर गया, उसने हमें भी नहीं बताया। उसने डर में सैटरडे, संडे, मंडे और ट्यूसडे 4 दिन निकाल लिए। ना तो उसने मुझे बताया कि माँ ने मारना है कि तुम डॉक्टर के पास गए क्यों। और ट्यूसडे शाम को 4 बजे उसको फोन आता है कि यू नीड टू कम। अभी भी उसने मुझे नहीं बताया। अगर अब भी बता देता ना कि ये मैं फंस गया हूँ, आप मुझे बचा लो, तो हमारे पास तो कोई लॉजिक थे, हम कुछ बात कर लेते। वो पागल चला गया और उसको लगा दी। जो पिछली बार नहीं लगाई हमने, वो अब लगा दी।
नहीं, क्या क्या लगा दिया? बस उसको हमें नहीं पता क्या लगा दिया, पर उसको बोला कि तुमको वैक्सीन लगानी है। तो फिर हमने उसको पूछा कि पता करके लाओ कि कौन क्या लगाया, तो उसको लगाई है ACEM। तो उसको स्मॉल हमने थोड़ा पॉक्स। सा स्मॉल पॉक्स लगवाई है। हाँ, पर हमें क्या पता कि स्मॉल पॉक्स के नाम के अंदर उसके बीच में क्या है। अब 2 वीक्स का उस पे वो लग गया क्वारंटीन, कहीं जा नहीं सकता, आ नहीं सकता। अब वो क्योंकि एक रेंटल प्रॉपर्टी में मेलबर्न में रह रहा है और उसी में वो फंसा हुआ है। तो ये गेम अभी तो लोगों को पता भी नहीं है कि मंकी पॉक्स फैल भी गया, मतलब हम तो जागरूक है, हमें तो पता चल गया, लेकिन अभी 98% लोगों को अभी पता भी नहीं है। पर गेम शुरू हो भी गई, हमारे नहीं, घर में ही उसको हो गया। कैसे हो सकता है मंकी पॉक्स? इजी बस कोई ट्रैवल? वो तो वही तो मैं आपको कह रही हूँ कि उनको मुर्गे फंसाने हैं किसी भी तरीके। बस वो इनग्रोन हेयर था, उसके ऊपर बस स्किन आई हुई थी। सबसे बड़ी मूर्खता तो हमारे बच्चे ने की कि तुमको जब पता है कि ये गेम चल रही है, तो फिर तुम डॉक्टर के पास अकेले चले गए। अगर पॉजिटिव आ ही गया तो तुम्हारे पास 4 दिन थे, 4 दिन हमें दे देता नहीं, तो वो हम तो तो एक बचा तो लेते। वो डॉक्टर के पास कोई टेस्ट करने का कोई अथॉरिटी भी नहीं है मंकी पॉक्स के लिए, तो बिकॉज ही इज नॉट उसने तो कमिंग बताया फ्रॉम। नहीं, उसने हमें मौका ही नहीं दिया। वो उल्टा अभी आज भी मैं उसके साथ अभी बहस करके हटी हूँ कि मेरे दिल में जब याद आ जाता है ना कि तुमने 4 दिन कैसे सोचे होंगे, बताऊं ना बताऊं, बताऊं ना बताऊं, वो 4 दिन में तुम्हारे तुम्हारे दिल पे क्या बीती होगी। और मैं उसको कह रही हूँ कि मुझे लग रहा है तुम मुझसे कुछ छुपा रहा है। कह रहा नहीं नहीं नहीं, कुछ नहीं कुछ नहीं, क्योंकि बच्चा माँ को पता चल जाता है। फिर अगर हम विश्वरूप रॉय चौधरी की सुने, उसकी लेटेस्ट वीडियो जो आई है, क्योंकि हमारा डे 1 से विश्वरूप रॉय चौधरी की वजह से ही हम बचे हुए। उसने ये समझाने की कोशिश की है कि जब हमारे इंटरनल ऑर्गन्स खतरे में आते हैं तो ये जो हमारी स्किन है फिर ये काम करना शुरू करती है। क्योंकि आसमान में इतनी स्प्रे कर रहे हैं, केमट्रियल कर रहे हैं, उसमें इतनी ज्यादा सिल्वर डाइऑक्साइड, पता नहीं क्या क्या, एल्यूमिनियम, हैवी मेटल्स तो उसमें डाले जा रहे हैं, जो वायरस के भी अंश हैं उसमें डाले जा रहे हैं, उसकी कोई बात नहीं करता। तो फिर क्या है कि एक यहाँ की जो डॉक्टर है, जो एक्सपर्ट है, वो कहती है कि जब 5G की रेंज बढ़ेगी, वो किसी को नजर तो आनी नहीं है, तो फिर वो स्किन के ऊपर जाएगी। तो वो छाले जो होंगे, लेकिन वो मंकी पॉक्स नहीं होगा, वो 5G की रेडिएशन का साइड इफेक्ट होगा। इसी तरह जब इंडिया में बहुत सारी डेथ हुई थी, इधर नहीं हुई थी कोविड के टाइम, यहाँ पे तो लॉकडाउन में लोगों को इतना पैसा बांटा इन्होंने कि चुप करके बैठे रहो। ज्यादा दुनिया जो है ना, लुमिनाटी या कुछ भी कह लो, वो भारत के पीछे ज्यादा पड़े हुए हैं। वहां पे भी जो एक्सपर्ट यहाँ पे थे, उन्होंने हमें यही बताया कि वहां पे भी 5G की रेंज बढ़ाई जा रही है। अब जिन लोगों ने वैक्सीन ली हुई है उसमें ग्राफीन ऑक्साइड है। चलिए मैडम, ये है कि चले 5G के बारे में इतना मेरे को जानकारी नहीं है, तो ये तो ये सारी यही गेम कहीं। 5G की है, हाँ, अगर नहीं, जो आपको भी नहीं है, अभी जानकारी नहीं। हमको मंकी पॉक्स से बचने का है। वो अभी मंकी कई पॉक्स चीजें नहीं, वो आ मंकी जा। पॉक्स तो है ही नहीं। मंकी हाँ, पॉक्स का तो नाम दिया जा रहा है मंकी पॉक्स। जब नहीं, उन्हीं जो के। कोविड की वैक्सीन लग गई उसमें मंकी किडनी सेल थे, उसमें मंकी किडनी सेल थे, और वो हाँ, अब जाके रिएक्शन देंगे। नहीं, ठीक है, अभी हम क्या है कि इसका कोई उनके साथ ऐसे हम आर्ग्यू नहीं कर सकते, पर उन्हीं के आंकड़े के साथ हम आर्ग्यू कर सकते हैं कि भाई देखो केसेस इतने कम हो रहे हैं कांगो में हो रहे हैं, क्योंकि बाकी चीज वो मानेंगे नहीं, तो उससे फिर वो चाहते हैं कि ऐसे करके डाइवर्ट हो जाए। तो हमको कॉन्गो फोकस एक रखना है गरीब कि कंट्री है मंकी पॉक्स जिसके के पास डेटा से पीने ही, के लिए। उन्हीं के उन्हीं के डेटा से ही हम उनको काउंटर करें, तभी इसमें हम काउंटर कर पाएंगे। बाकी चीजें अलग है, वो अलग आप कर सकते हैं। नमस्कार जी, हिमांशु देसाई। अमिताभ सर, एक क्वेश्चन ये पूछना था। जैसे अभी ये जो वीनस जी ने, मैम ने भी बोला कि जैसे अगर हम उनके डेटा के साथ में, हम जैसे 5G FG तो हम नहीं बोल सकते, पर अगर उनके डेटा के साथ में बोलें तो अगर जैसे आज तक कोई वायरस आइसोलेट हुआ है, मंकी पॉक्स या कोरोना वायरस आइसोलेट किया है, और अगर किया है उसकी जो रिपोर्ट है उसके बेसिस पे ये आइडेंटिफाई, उनको पूछ सकते हैं कि अगर वायरस आइसोलेट हुआ है तो व्हाट वाज द आइसोलेशन प्रोसेस, अगर वो आइसोलेशन प्रोसेस वायरस की
जो उन्होंने आइसोलेट किया वो प्रोसेस करेक्ट है नहीं है, इस पे क्वेश्चन क्यों नहीं कर सकते आप? या आज तक कभी किसी ने क्वेश्चन किया रेस की कोरोना का वायरस, मंकी पॉक्स का वायरस आइसोलेट हो गया? ये भी एक बड़ा डिबेटेबल इशू काफी दिनों से चल रहा है कि दो एक्सट्रीम्स में हो गए। ये सब हर कोई वायरस को एट्रीब्यूट कर रहा है और दूसरा बोल रहा है वायरस है ही नहीं। एक्चुअली ये दोनों चीज के बीचों बीच ट्रूथ है। सफिशिएंट कॉज नहीं है। वायरस जैसे मैंने कहा होस्ट फैक्टर्स भी होते हैं। वायरस का अगर हमको इन्फेक्शन हो भी जाए इट मे नॉट कॉज द डिजीज। सो बिकॉज हमारा होस्ट फैक्टर स्ट्रांग है तो वायरस में नॉट बी द मेन थिंग इन कॉजिंग द डिजीज। अब इसका हम ये नहीं कहें कि वायरस है ही नहीं, क्योंकि वायरस हजारों है, पर वेदर द वायरस कॉजिंग कैन बी डिबेटेड। और वायरस का जैसे आइसोलेट करना इजी नहीं है, क्योंकि वायरस का सेपरेट एग्जिस्टेंस नहीं होता, वो ह्यूमन सेल्स या कोई लिविंग सेल्स के अंदर ही अपने को सरवाइव करता है। और इसमें हम क्योंकि अगर हम वायरस के एग्जिस्टेंस को बिल्कुल नजरअंदाज कर देंगे तो फिर वो कहेंगे कि वो हमको पोलराइज कर देंगे। तो अभी उन्हीं के गेम से चलते हैं कि ठीक है मान लिया वायरस है, पर वायरस होने के बावजूद भी वेदर दैट इज कॉजिंग द डिजीज दैट कैन बी चैलेंज्ड, क्योंकि आप पॉजिटिव है आपने उसको केस बता दिया। पहले उन लोग भी नहीं करते थे। पहले मेन स्ट्रीम मेडिसिन में हमारे गले में इसमें कई वायरस है, कई पैथोजेंस है, हम निकाल के हम उसको आइसोलेटेड केस नहीं डिफाइन करते हैं। तो उस हिसाब से हमको उस हिसाब से चलना है। उन लोग का भाषा में जहां तक हमारा काम बन जाता है हम कह सकते हैं। और जो ऐसे बड़े बड़े वायरलॉजिस्ट है जैसे सुचारित भाकड़ी वगैरह, उन्होंने कभी चैलेंज नहीं किया कि वायरस एग्जिस्ट करता कि नहीं, वो उसी को लेकर चलते हैं। बट वेदर इट इज कॉजिंग द ग्रेट मोर्टेलिटी और मोबिलिटी, उसको हम चैलेंज कर सकते हैं, जो इन लोग बड़ा चढ़ा के आजकल बताते हैं। तो हम तो इतना ही बताएंगे क्योंकि ये वायरोलॉजी वाला है वो, जिसका नेवर एंडिंग ये चलता रहेगा। जी दीपिका जी, नमस्ते डॉक्टर अमिताभ, मैं डायरल डिसूजा बात कर रहा हूँ गोवा से। आई एम विद द इंटीग्रेटेड मेडिसिन कमिटी ऑफ इंडिया आल्सो। तो इसी टॉपिक पे जो अभी ये सवाल चल रहा था, तो क्या हम वायरस ट्रायल्स के लिए पूछ सकते हैं हमारे गवर्नमेंट को? वायरस ट्रायल्स का मतलब जो भी आपने आइसोलेट किया है उसको सही कर साइंटिफिक कंडीशंस में किसी और व्यक्तियों को एडमिनिस्टर किया जाए और तभी देखते हैं क्या इनको ये मंकी पॉक्स वायरस ये सिम्टम्स आते हैं क्या, छाले पड़ते हैं क्या। तो ये तो पहले का ही सवाल है SARS-CoV-2 के समय पे, लेकिन कुछ लोग मुझे ये रिप्लाई देने लगे कि इट इज अगेंस्ट मेडिकल एथिक्स। तो मैंने बताया कि इफ देयर आर विलिंग पीपल ऑफ पार्टी, जैसे डॉक्टर विश्वरूप रॉय चौधरी ने भी बताया था कि हाँ जो भी SARS-CoV-2 आइसोलेट किया है मुझे इंजेक्ट कीजिए और फिर देखते हैं। तो सर ये वायरस ट्रायल्स क्यों बाईपास किया जा रहा है? क्या अब तक अगर ये बाईपास किया गया है, क्या हम इंडिया में इसको लागू या डिमांड नहीं कर सकते हैं क्या ICMR से या मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ और फैमिली वेलफेयर से? आप जो कह रहे हैं कि वायरस को आइसोलेट करे और फिर वायरस को इंजेक्ट करे और उसको पर्सन को डिजीज हो और फिर डिजीज से फिर से वायरस सर यहाँ पे मैं एक इंटरप्ट करता हूँ। तो ये जो है ना वायरस को आइसोलेट करके उसके बाद ये स्टेप इंजेक्ट करने का साइंटिफिकली मैं गलत प्रोटोकॉल, मेडिकली गलत प्रोटोकॉल मानता हूं, क्योंकि वैसा तो वायरस हमें इन्फेक्ट नहीं करता है। कोई वायरस का ग्रुप किसी को आउटसोर्स नहीं करता है कि हाँ मुझे इंजेक्शन में डालिए और फिर मैं बॉडी में जाता हूं। वायरस तो सीधा आता है। तो ये गलत तरीका है उसको आइसोलेट करके किसी के बॉडी में इंजेक्ट करने का। सही मात्रा यही है कि किसी के नोज या माउथ में है तो आप स्वैब या कोई उंगली डालो उसके, और सेम उंगली 10 लोगों के नाक में डाल दो। दिस इज द करेक्ट वे, या बॉडी पे टच करो। तो इस पे आपका क्या विचार है? ये जो है दैट द सेम वायरस इंट्रोड्यूस्ड इन अदर पर्सन बाय द इंजेक्शन या आप कह रहे नाक में से करे, तो ये पहले जब नया बैक्टीरियोलॉजी आविष्कार हुआ था जो लुइस पास्चर और रॉबर्ट कॉक, तो बड़ा एक्साइटमेंट हो गया था, नया डिस्कवरी हुआ। तो फिर कॉक्स पोस्टुलेट बोला था कि डिजीज वायरस एंड पैथोजेंस आर द कॉज ऑफ डिजीज, वो जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज जिसको हम जर्म थ्योरी कहते थे। तो वो आप वही स्टेप्स होते थे कि इट शुड, तभी हम कहेंगे। पर सब्सिक्वेंटली क्या हो गया कि इवन बैक्टीरियोलॉजी में एक डेड एंड आ गया है, पर्टिकुलरली ट्यूबरक्लोसिस में। ट्यूबरक्लोसिस में ऑल इन्फेक्टेड डू नॉट सफर फ्रॉम द डिजीज,
तो उसमें फिर लोगों को पता चला कि इन्फेक्शन डज नॉट इक्वल टू डिजीज। सो उसमें कहा कि कुछ कुछ डिजीज में कि इट में बी नेसेसरी एंड इट में बी सफिशिएंट। ट्यूबरकुलोसिस में पता चला कि इट में नेसेसरी नहीं है, अदर फैक्टर्स है, होस्ट फैक्टर्स है। तो नाइदर नेसेसरी है, क्योंकि अगर टीबी पैथोजन नहीं जाएगा बॉडी में तो आप उसको टीबी डायग्नोसिस नहीं कर सकते। तो इट में भी नेसेसरी, पहली बात तो वो पहले सोचने लगे कि ये नेसेसरी भी है, सफिशिएंट भी है, वायरस पैथोजन फॉर डिजीज। बाद में टीबी में जब डेड एंड आ गया कि कई लोग इन्फेक्ट होते थे, सब डिजीज नहीं होते थे, तो उन्होंने कहा कि ठीक है, सम पैथोजेंस में भी नेसेसरी बट नॉट सफिशिएंट टू कॉज डिजीज। उसके बाद कई ऐसे नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है कि लोगों को जैसे स्मोकिंग एंड कैंसर कहते हैं, तो वो कहा कि कई नॉन स्मोकर्स को भी कैंसर हो जाते हैं। तो वो कहते हैं कि अभी कुछ फैक्टर ऐसे हैं वो नाइदर नेसेसरी है नाइदर सफिशिएंट है, तो उसको पर रिस्क फैक्टर्स है। अब ऐसे पर जहां तक हम वायरस में अगर सीमित रहे, वायरस और बैक्टीरिया में, तो वायरसेस एंड ये मे बी नेसेसरी बट दे मे नॉट बी सफिशिएंट टू कॉज डिजीज। तो ये कॉक्स पोस्टुलेट आज के तारीख में ये होल्ड नहीं करता, साइंटिफिकली इट डजंट होल्ड गुड टू एस्टेब्लिश एज अ कॉज। तो बट ये भी जरूरी है कि हमको होलिस्टिक देखना चाहिए कि जैसे अभी कांगो में भी जो हो रहा है, द मेजर फैक्टर में भी पुअर होस्ट फैक्टर्स विच इज कॉजिंग द मंकी पॉक्स डेथ। अगर हम होस्ट फैक्टर्स, बच्चों का न्यूट्रिशन अच्छा हो, मीजल्स में भी हुई है। मीजल्स में कहते हैं कि अगर मैलनरिश्ड बच्चा हो तो उसका मोर्टेलिटी 400 टाइम्स बढ़ जाता है कंपेयर टू अ वेल नरिश्ड चाइल्ड। तो अगर तो ये इंटरैक्शन को हम आजकल क्या कर रहे हैं, फ्रैगमेंट हो रहा है साइंस। हम खाली वैक्सीन बना रहे हैं और वायरस कर रहे हैं, हम ये नहीं देख रहे हैं कि जब बोला ना बीच में इतना गैप है, होस्ट फैक्टर्स है, एनवायरमेंटल फैक्टर्स है, बिहेवियर है। तो अभी हम ये सब में कई बार हमको शायद जरूरत भी नहीं पड़े कोई इंटरवेंशन का, पर अभी वो कमर्शियल इंटरेस्ट आ गया है, उससे अभी हाईजैक हो रहा है और सीरियस साइंस नहीं हो रहा। कई क्वेश्चन आप लोग ऐसे पूछ रहे हैं जो मेरा एक्सपर्टीज नहीं है। वायरोलॉजी मेरा एक्सपर्टीज नहीं है, 5G मेरा एक्सपर्टीज नहीं है। मेरा एक्सपर्टीज है खाली डेटा और पैटर्न देखना, तो उतना ही मेरा एक्सपर्टीज है, इसलिए मैं उससे आगे मैं ज्यादा अपना कुछ ओपिनियन भी नहीं दे सकता हूँ। जी डॉक्टर धन्यवाद। क्या हम ये नहीं कर सकते हैं, या ये हमारा हक है इंडियन गवर्नमेंट या ICMR या मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ फैमिली वेलफेयर से सही साइंटिफिक प्रोसेस के लिए डिमांड करने के लिए हम ये भी कर सकते हैं कि समझो उन्होंने जो भी क्लेम कर रहा है इंडिया में, या ये नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी जो पूना में है, जिन्होंने अभी निपा वायरस का आइसोलेशन क्लेम किया है केरला में, तो ये वायरस ट्रायल ऐसा भी हो सकता है कि जो भी आपने आइसोलेट किया है, आप 10 लोगों को दीजिए, नेचुरली उनको इन्फेक्ट कीजिए जिनका इम्यूनिटी लो है, 10 लोगों का जिनका इम्यूनिटी मीडियम है, 10 को दीजिए जिनका इम्यूनिटी हाई है। ये सिर्फ टीबी की बात नहीं है, हम जानते हैं भी कोई भी बैक्टीरियम या ऐसा एज्यूम वायरसेस को हम हाई इम्यूनिटी इंडिविजुअल को देंगे तो उनको कुछ नहीं होगा। तो ये मैं इसके बारे में आप क्या बता सकते हैं कि ऐसे 3 सेट्स हम ये तो हमारा हक है ऐसे साइंटिफिक तरीके से गवर्नमेंट से डिमांड करने के लिए। एथिकली क्लियर नहीं होगा ये, क्योंकि ये ह्यूमन चैलेंज ट्रायल है और इतना कोई डेस्परेशन नहीं है। जहां तक मंकी पॉक्स में है, इसका सेकेंडरी अटैक रेट 10% है, मतलब क्लोज हाउस होल्ड में भी इतना नहीं ट्रांसमिट कर रहा है, तो ये इसका जो है बॉडी फ्लूइड से ही हो रहा है, तो हम वहां तक सीमित रख सकते हैं। तो बाकी तो ये कहेंगे कि लाइव वायरस किसी को देना इट विल बी अनएथिकल आज के तारीख में। जी हाँ, वो मेडिकल एथिक्स के बारे में हाँ, ये अभी देखिए आज के तारीख में एडवर्ड जेनर का भी कोई पास नहीं करता कि उसने भी ऐसे ही किया था, तो आज के तारीख में उसको एथिकल क्लियरेंस नहीं मिलता। तो अभी तो वो बात मुश्किल है। मैं 3 साल मैंने NIV का मैं एथिकल कमेटी का चेयरपर्सन था, तो अगर मेरे पास ये आता है आपका प्रपोजल तो मैं ही शायद इसको स्ट्राइक डाउन कर देता। जी सर, और ठीक है, मेडिकल प्रैक्टिशनर्स के हिसाब से वो लोग ऐसे लाइव वायरस का ट्रायल्स नहीं करना चाहिए, वो उनका मेडिकल एथिक्स का राइट है। लेकिन अभी हम समझो AIM में ऐसे लाखों लोग हैं जो मानते हैं कि ये होता नहीं है, तो उनमें से कोई अपने आप को ऑफर करे, समझो 30, 50 या 100 लोग ऐसे ऑफर करें। इट विल नॉट बी परमिटेड, इट विल नॉट बी परमिटेड डैरिल, वो नहीं करेंगे। पर लोग अब इतना डेस्परेशन क्यों है? एनिमल स्टडीज कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, वो नहीं मानेंगे। वो वायरस का एग्जिस्टेंस को चैलेंज करना मुश्किल है, व्हाटएवर इट इज।
हाँ सर, प्रॉब्लम है कि ये लोग इसी में घुमाते हैं, रैट में, मंकी वो में मैं और नहीं, इसके मैं आई एम बियॉन्ड माय एक्सपर्टीज, इसलिए जी। बाकी एक्सपर्ट्स ओके के जैसे मैं दूसरे फील्ड में नहीं ओपिनियन देता हूँ, मैं अपने फील्ड में ही देता हूँ बिकॉज जी सर, थैंक यू। जी थैंक यू डैरिल, थैंक यू डॉक्टर अमिताभ। सर भाई, हम ये देख रहे हैं कि केरला में निपा, कहीं मंकी पॉक्स, कहीं स्पार्स के नाम से देश के अंदर कई प्रकार के वायरस को घुमाया जा रहा है। तो नेक्स्ट अभी सरकार की क्या प्लानिंग है मंकी पॉक्स को लेकर या किसी पेंडेमिक को लेकर? इसमें देखिए कई लोग इन्वॉल्व हो जाते हैं। एक तो आपके जो फार्मास्यूटिकल कंपनी इन्वॉल्व हो जाते हैं, गवर्नमेंट इन्वॉल्व हो जाते हैं कि गवर्नमेंट जनता में दिखाता है कि हम देखो कितना, पहले जमाने में वॉर डिक्लेयर करते थे और एक्सटर्नल थ्रेट, अभी पैंडेमिक थ्रेट से वो दिखाना चाहते हैं कि हम देश की जनता की कैसे सुरक्षा कर रहे हैं। एकेडमिशियंस है, साइंटिस्ट इन्वॉल्व हो जाते हैं, इनको ग्रांट मिलता है, रिसर्च ग्रांट मिलता है, फिर कई बिजनेसेस आ जाते हैं, टेस्टिंग लैब आ जाता है, ये आ जाता है। तो ये एक प्रकार से काफी लोग इसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं और ये ऐसा एक वातावरण, तो इसमें जैसे जैसे पीपल विल आस्क क्वेश्चन तभी इसको तोड़ना पड़ेगा, इस ब्रेक द चेंज इसको कहते हैं कि एवरीबॉडी इज लिंक्ड। इसमें साइंटिस्ट लिंक हो जाते हैं, एकेडमिशियन लिंक हो जाते हैं, उनको ग्रांट मिलता है, फिर फार्मा कंपनी हो जाता है, पॉलिटिक्स भी चालू हो जाता है। तो इट्स नॉट अ वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड फैक्टर। तो धीरे धीरे अगर लोगों को समझ में आए तो वो हवा का रुख देखते हैं पॉलिटिशियंस भी कि वो अगर अनपॉपुलर हो रहे हैं तो फिर ऐसे करके प्रेशर बन सकता है। तो ऐसे करके वो देखते हैं, उनको वोट से मतलब है। अगर ज्यादा लोग डरेंगे पैंडेमिक से तो वो पैंडेमिक का वैक्सीन लाएंगे तो लोगों में वो पॉपुलर हो जाएंगे। अगर लोग ऑब्जेक्ट करेंगे तो वो अनपॉपुलर समझ जाएंगे कि वो अनपॉपुलर हो जाएंगे। तो ऐसे करके हमको प्रेशर करना है अपने जो पॉलिटिशियंस है, जो पॉलिसी मेकर है। एक दिन का काम नहीं है, ये हमेशा चलता रहेगा ये, और ये कंटिन्यू रहेगा। तो थोड़ा बहुत ब्रेक हो जाता है। अभी देखिएगा हमारे यहाँ बूस्टर कंपलसरी नहीं हुआ, हमारे यहाँ अभी स्कूल कॉलेज में अल्टीमेटली कंपलसरी नहीं किया। अमेरिका से भी, अमेरिका में तो स्कूल में कंपलसरी है, कॉलेज में अभी भी कई कई कॉलेज में कंपलसरी है। तो हमारा वाइब्रेंट डेमोक्रेसी है जिसको अगर हम बचा सके तो उसी से। जी डॉक्टर अमिताभ, थैंक यू। जी मैम, एक क्वेश्चन जस्ट, डेरिल जी ने जो एक क्वेश्चन रेज किया था ना आपसे कि अगर जैसे एएम में कुछ लोग हैं और वो अगर चाहते हैं, तो आपने बोला था कि इट्स एनएथिकल वे और मैं उसको नहीं करूंगा या कोई भी डॉक्टर उसको नहीं करेगा। मेरा एक क्वेश्चन रेज हुआ कि अगर जैसे ये इनएथिकल है कि अगर कोई अपने आप में वायरस लेना चाहता है, आइसोलेट अगर हो गया है, उसको देख के फिर हम जज कर सकते हैं, पर जैसे हमारी ही जो मेडिकल एक्सपर्ट्स हैं, मेडिकल टीम्स हैं, डॉक्टर्स हैं, दे मीन्स उनको भले ही पता ना हो फिर भी, पर ऐसा नहीं होता कि वो लोग अनएथिकल वे में वैक्सीन लगा देती हैं, तो उस चीज पे कोई विचार क्यों नहीं करता है? जैसे आपने अभी जिस चीज पे बोला कि अनएथिकल है, इट इज ए वेरी राइट वे कि आपने उसको स्टॉप किया, बट ऐसा वैक्सीन को जब हम इंजेक्ट करते हैं तो उसमें अलग वे से क्यों एजुकेट किया जाता है डॉक्टर्स को और मेडिकल प्रैक्टिशनर्स को कि अगर वैक्सीन है, अगर कोई उसको हेजिटेट कर रहा है या नहीं लगाना चाहता है तो उसको फिर भी फोर्स करो या बाय हुक और कुक उनको वैक्सीन इंजेक्ट करना है। दोनों में डिस्प्यूट्स कॉन्ट्राडिक्ट हो जाता है। नहीं, वो थियोरेटिकली बोलते हैं कि वैक्सीन हमने टेस्ट किया है, सेफ है। अभी जैसे एक्सपर्ट्स बोल रहे हैं ना, सेफ एंड इफेक्टिव, तो वो हम चैलेंज कर सकते हैं कि एक भी डेथ होता है तो वो सेफ नहीं है, तो वो लीगली चैलेंज कर सकते हैं और कर भी रहे हैं कोर्ट में। और वो फिर दूसरा एथिकल प्रिंसिपल देंगे कि जैसे कोविड के टाइम नो वन इज सेफ अंटिल एवरीवन इज सेफ, कि आप दूसरे को, प्राइम मिनिस्टर ने भी बोला था कि आपने दूसरे को बचाने के लिए वैक्सीन लिया, तो वो उस टाइप में दूसरे एथिक्स में चले जाते हैं वो। तो एथिक्स इतना इजी नहीं है, और ये कहेंगे ये तो आप लाइव वायरस दे रहे हैं तो ये अनएथिकल है। तो आपका बात मैं समझता हूँ, वो अपना, तो ऐसे वैक्सीन सेफ है, इफेक्टिव, कोई भी वैक्सीन का साइड इफेक्ट होता है पोटेंशियल, तो आज के तारीख में कोई भी वैक्सीन आप फोर्स नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट ने भी जजमेंट दिया था कि वैक्सीनेशन इज वॉलंटरी, तो जेकब पुलियल सुप्रीम कोर्ट वाला जो है, तो उसमें भी आप फाइट कर सकते हैं। पर वही है, हैरेसमेंट वाली बात है, वो बात दूसरी हो जाती है।
जी ठीक है, समय के कारण हम और क्वेश्चंस अभी नहीं ले सकते। 1.5 आवर हम अभी इसमें है टॉक में, 11 बजे शुरू हुआ था। तो डॉक्टर अमिताभ, आपने हमें ज्वाइन किया, इतनी जानकारी शेयर किया, इन्फॉर्मेशन हमारे साथ, तो थैंक यू सो वेरी मच। सबके लिए यूजफुल रहेगा। और बाकी दर्शकों के लिए ये भी कहना चाहूंगी कि डॉक्टर अमिताभ का अपना यूट्यूब चैनल है, ट्विटर में भी एक्टिव है, तो वो इन्फॉर्मेशन रेगुलरली शेयर करते हैं। आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हैं, देख सकते हैं। वीक इन इंडिया के ट्विटर पेज में, वेबसाइट में भी इन्फॉर्मेशन हमेशा शेयर होता है, तो आप देख सकते हैं और इन्फॉर्मेशन आपको वहां से मिल सकता है। तो once again, Dr. Amitav ji, thank you so much for sharing the knowledge and spending the time on this. Thank you very much. Thank you. Thank you everyone who joined.